हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थर्ड यूनिट है जी, कॉम्प्रीहेंशन की यूनिट है। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मैराथन्स में कवर करवा रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा पर्टिकुलरली कुछ, बट छोटी मोटी टिप्स या जिन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए। कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे बड़ी टिप तो यही है कि जितने ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा बार आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी उस कॉम्प्रीहेंशन को। कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग से आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप ये जो कॉम्प्रीहेंशन मैंने डाले ये 26 है मिनिमम। ओके, सो 26 कॉम्प्रीहेंशन जो है, जो कि अभी रिसेंटली 2 साइकिल में आए हुए हैं, वहां से 130 क्वेश्चंस टोटल आपके पास हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, इनको भी अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे या फिर जो पहले आए हुए हैं जो मैंने पूरी फुल क्लासेस में करवाए हुए हैं वो भी कर सकते हो, जो 1 to 79 क्लासेस में हैं। क्योंकि उनमें स्टार्टिंग में मैंने नहीं इंक्लूड किए थे, बट बाद में इंक्लूड करने शुरू कर दिए थे, तो वहां से भी कर सकते हो। अदरवाइज एक बार इनको करके देखोगे ना वन गो में बैठ के, तो थोड़ा सा और एग्जॉस्टेड भी फील करोगे, लेकिन पढ़ना आ जाएगा अच्छे से। ओके, सो वही चीज हमें करनी है। यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन की मैं उम्मीद कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड आपने ऑलरेडी देख ली होगी। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी यूनिट आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, आपको सारी यूनिट्स की मैराथन्स बहुत रिलीजियसली बहुत अच्छे से करके जानी है। ये मोर देन इनफ रहेंगी, लेकिन आपको ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एक दो बच्चे का वापस से ये आया हुआ था कि मैम पीडीएफ मिलेगी या नोट्स बना लें। पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन अगेन विद अ प्राइस। और जब ये 10 की 10 यूनिट पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो है वो पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, अगर आपके पास टाइम है सो प्रेफर टू मेक योर ओन नोट्स। खुद के नोट से बेटर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो खुद के नोट से आपका लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो चीजें और बेहतर ही होती हैं। तो अगर आप नोट्स बनाने की स्थिति में हैं, बना सकते हैं, तो प्लीज बना लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज यही जो पीपीटीज हैं जो मैराथन्स में ले रही हूं, इन्हीं को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए जी। तो देखो, पैसेज ऑब्वियस सी बात है, एक पैसेज आपको मिलेगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्यों इंक्लूड किया गया है सिलेबस में? ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे, पढ़ोगे ना उसको। तो आपकी रीडिंग एबिलिटी है ना, उसको एनालाइज करने की एबिलिटी, उससे इन्फ्रेंस निकाल के, अनुमान लगा के क्वेश्चन का आंसर लगाने की क्या आंसर आएगा, ठीक है। वोकेबलरी पावर भी समझ आ जाती है थोड़ी सी कि आपको चीजें समझ आती हैं या नहीं। लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी आप में है या नहीं, कि सिर्फ सामने है चीज, आपको पढ़नी है और उसके बेसिस पे ही आंसर करने हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है इसको सोल्व कैसे करें। तो शुरू करने से पहले एक दो पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। पहले तो आप जो है इसको लास्ट में सोल्व कीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके, इसके लिए टाइम बचा के रखिए, लास्ट में जाके सोल्व कीजिए। लेंथ देख के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत बड़ा सा पैराग्राफ होगा तो आपको देख के डरना नहीं है, ना ही उसकी लैंग्वेज देख के डरना है। आप क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें और बेहतर समझ आ जाएंगी। ओके, अब पैराग्राफ को समझ के और एक जिस्ट निकालने की कोशिश करो। एक बार पढ़ा, ओवरऑल आपको क्या समझ आया वो अपने आप को बताओ, ठीक है। वहां से फिर एक जब आपको अनुमान लग जाएगा ना कि अच्छा इस पैराग्राफ में मोटे मोटे तौर पे इस बारे में बात हो रही है, तो वो उससे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आंसर कहाँ मिल सकता है। जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन सोल्व कर रहे हैं, अपना बेसिक लॉजिक नहीं लगाना है, यानी कॉमन सेंस नहीं लगानी है। जो भी पैराग्राफ में दे रखा है वही सच है, वो परम सत्य है, और उसके बेसिस पे ही आप आंसर करेंगे। चाहे आपको लग रहा हो कि पैराग्राफ में ये बात गलत बोल रखी है, बट पैराग्राफ है ना, हमें पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड करने की काम मिला हुआ है। ये नहीं है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है। सो आपको पैराग्राफ को ही परम सत्य मान के चलना है। ओके, जितना फास्ट हो सके उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार जब आप रीडिंग ले लेंगे तो आपके लिए चीजें और बेहतर हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। ओके, और ये फास्ट तभी आप पढ़ पाएंगे जब आपने बार बार पैराग्राफ पढ़ के देखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। और फिर अपनी लैंग्वेज में एक जिस्ट निकाल लो कि उसको कैसे कंफर्टेबली, आपको क्या समझ आया है वो देख लो एक बार, और फिर आप जो है क्वेश्चंस को रीड करो और उस हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो देखो। जहां भी डाउट होता है वापस से पैराग्राफ में देख लो, ठीक है। तो वही चीज अभी हम करेंगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पैराग्राफ जैसे ही आपके सामने आता है आप वीडियो को वहां पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको जब पढ़ के बता रही हूं उस हिसाब से आप 2-4 पैराग्राफ जब मैं करवा रही हूं तो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से कंफर्टेबल हो आप पढ़ने में जैसे मैं पढ़ रही हूँ, या पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो और क्वेश्चन के हिसाब से आप कंफर्टेबल हो।
कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखेंगे कि अच्छा मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर, किसके अंडर है, तो आप यहाँ पे वो आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, सो वही चीज है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी डजंट फोस्टर हेल्थ रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स, फ्यू पीपल ऑन ऑल द मीन्स, तो कुछ एक लोगों के पास ही सारी की सारी चीजें हैं, यहीं से हमें समझ आ रहा है। तो सारे स्टेक होल्डर्स के पास चीजें नहीं है। एक जो है वो प्रोलिटेरिएट क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, तो वर्किंग के पास भी नहीं है। सो यानी कुछ एक लोगों के पास है, तो ओनर्स के पास है चीजें। जो सिस्टम का ओनर होगा ना, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना। आ गया थर्ड आंसर, ठीक है। सो वो आपको आइडिया लग जाएगा। एक और मेरी टिप रहती है थोड़ी सी, मैंने हमेशा ऐसा ऑब्जर्व किया, जब भी आप पैराग्राफ सोल्व करें, पहला क्वेश्चन है ना, आपको आंसर ऊपर ही कहीं मिल जाएगा मोटे तौर पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर उससे आगे से कहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते पांचों के आंसर आपके आ जाएंगे, ये उम्मीद है। ओके, सो आपको जल्दी जल्दी पढ़ के आंसर निकालने की कोशिश करनी है। मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार ही पढ़ रही हूँ, यूजुअली मैं करवाती नहीं हूँ आप लोगों को, मैं बोल देती हूँ कि आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने प्रैक्टिस का खेल है ये टेक्निकली। अब देखो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि क्या आंसर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, या तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए अगेन, या फिर आप मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए। आफ्टर गोइंग थ्रू द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज, सो एम्बिशियस है, बायस्ड है, ह्यूमन है, या रियलिस्टिक है। तो वो यहां से आप देख सकते हो। पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है। डजंट फोस्टर हेल्दी रिलेशनशिप, ह्यूमन बींग्स के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है। फ्यू पीपल ऑन ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and others though nominally few have to sell their labor under conditions imposed upon them, तो कुछ एक को उनके अंडर काम करना पड़ता है, जो भी कंडीशंस वो बोलते हैं उस हिसाब से। emphasis of capitalism being on the supreme importance of material wealth, the intensity of its appeal is to the acquisitive intensity, so यानी कि supreme importance ये हमेशा किसको दे रहे हैं, wealth को दे रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं। it promotes worship of economic power with little regard to the means employed for its acquisition and the end that it serves. By its exploitation of human being to the limits of endurance, its concentration is on the largest profit rather than maximum production. Thus, the division of human family is done on the basis of economic circumstances. All this is injurious to division of human dignity, and when the harrowed poor turn to the founders of religion for succor, they rather offer a subtle defense of established order. They promise future happiness for their present suffering and conjure up a vision of paradise to redress the balance, to soothe the suffering and the revolt of the tortured man. The system imposes injustice, religion justifies it. ठीक है, सो पॉइंट ये कि यहाँ पे कहीं ह्यूमन की बात नहीं हो रही, कोई जो है दिलदारी नहीं दिखाई जा रही है, बायस्ड है कहीं ना कहीं, एम्बिशियस तो है ही है बट बायस्ड है। ओके, तो वो बायस्ड आपको नजर आएगा, वही आपका आंसर है। In a capitalist system, the end justifies the means justifies the end. The means leading to exploitation are strictly prohibited, or religion decides the issue related to the means. तो सिस्टम जो है वो इनजस्टिस इम्पोज कर रहा है, लेकिन जो भी एंड आएगा ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, तो यानी सारी चीजें आप जो कर रहे हो ना वो आपको आखिरी में सही अच्छा फील होएगा। वही चीज तो इन्होंने बोली कि आपका जो प्रेजेंट सफरिंग है वो फ्यूचर हैप्पीनेस जो है उससे आएगी। तो फ्यूचर हैप्पीनेस मतलब ये एंड फ्यूचर हैप्पीनेस को जस्टिफाई कर रहे हैं जो आप आज काम कर रहे हो। सो एंड जो है वो जस्टिफाई कर रहा है मीन्स को। नेक्स्ट है द कैपिटलिस्ट सिस्टम फोकसेस ऑन, किस पे फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे, अनयूजुअल बेनिफिट्स पे। देखो पर प्रोडक्शन पे तो कहीं नहीं है, देखो मैक्सिमम प्रोडक्शन की बजाय ये लार्जेस्ट प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं। तो अनयूजुअल बेनिफिट्स पे नजर आ रहा है, ना ये ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कोई एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इन्होंने बात बोली है, बट ये सिर्फ लार्जेस्ट प्रॉफिट यानी अनयूजुअल बेनिफिट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन पे फोकस नहीं है। आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। Capitalism is detrimental to equality as it divides the society into the groups. तो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है, वर्किंग नॉन वर्किंग, बायर सेलर, एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइटेड, रिलीजियस और एथिस्ट। तो देखो रिलीजन की बात इन्होंने ज्यादा कुछ की नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो दो जो तो काम के बेसिस पे, पैसे के बेस पे, तो एक जो है कैपिटलिस्ट है और दूसरे वही प्रोलिटेरिएट और वर्किंग क्लास, ठीक है। तो वो ये एक ऑनर है, एक वर्किंग क्लास है। तो वर्किंग और नॉन वर्किंग का कोई चक्कर नहीं है, वर्किंग ही है दोनों, टेक्निकली काम तो कर ही रहे हैं ना,
ठीक है ना, बायर सेलर का है, तो एक एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, दूसरे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो देखो इजीली सोल्व हो गया ये, आप बेसिक आइडिया लगा सकते हो पैराग्राफ को पढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, और ये इसी बार आए हुए हैं जून में अपने। ओके, द रूल ऑफ द रोड मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. When the policemen say at a road crossing, steps into the middle of the road and puts out his hand, he is symbol not of tyranny but of liberty. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. We have both liberties to preserve our individual liberty and social liberty. That is, we must have a judicious mixture of both. I shall not permit any authority to say that my child must go to this school or that, shall specialize in science or art. These things are personal. But if I say that my child shall have no education at all, then society will firmly tell me that my child must have education whether I like it or not. Okay. सो ये ओवरऑल समझ आ रहा है, रूल से रिलेटेड है, या स्कूल भेजने बच्चे से रिलेटेड है, देन आपकी लिबर्टीज से रिलेटेड है, सोशल पर्सनल लिबर्टी की बात इन्होंने की है। ठीक है, सो लिबर्टी, फ्रीडम, ऐसी सी बात हम कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ अ स्कूल फॉर द चाइल्ड स्टडी विल बी कंसीडर्ड एज, तो सिलेक्शन कैसे कंसीडर किया गया, तो इन्होंने बोला ना कि कौन से स्कूल में जाएगा बच्चा, आर्ट्स लेगा या साइंस लेगा, तो दैट इज दीज थिंग्स आर पर्सनल, सो ऑब्वियसली पर्सनल लिबर्टी में आ जाएंगी। ठीक है, वन नीड्स टू प्रिजर्व वंस, तो आपको क्या दोनों प्रिजर्व करनी है, ये सोशल लिबर्टी भी प्रिजर्व करनी है, इंडिविजुअल लिबर्टी भी प्रिजर्व करनी है, आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, देन टू प्रिजर्व लिबर्टीज ऑफ ऑल दे शुड बी, सो अगर आप लिबर्टी प्रिजर्व करना चाह रहे हो, ये वी हैव टू प्रिजर्व बोथ। ओके, वी मस्ट हैव अ जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी दे शुड बी विड्रॉन, सिलेक्टिव, रीडिफाइंड, रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। विद सिलेक्टिव तो बोला नहीं है हमने, हम बोल रहे हैं यू मे इंजॉय अ सोशल ऑर्डर विच मेक्स योर लिबर्टी अ रियलिटी। आप ठीक है, यू हैव टू सबमिट टू अ कर्टेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी इन ऑर्डर दैट यू मे इंजॉय सोशल, तो यानी आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी रीजनेबल एक्सटेंट तक। जैसे आप सोशल लिबर्टी की बात कर रहे हो, वो इंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा प्राइवेट लिबर्टी को कर्टेल करना पड़ेगा। ठीक है, सो रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर आप सारी की सारी लिबर्टीज को जो है वो क्या करना चाह रहे हो, इंजॉय करना चाह रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रीजनेबल एक्सटेंट तक चीजें रिड्यूस करनी पड़ेगी। The author intends to tell that the rule of the road stands for, तो author क्या बताना चाह रहा है, intends to tell that rule of the road stand, ये rule of the road means that in order that क्या है ये, public liberty, private liberty, liberty in true sense of word और individual liberty। तो rule of the road means that in order that the liberties of all may be preserved, so liberty एक true sense में बता रहे हैं ना हम, राइट, थर्ड आ गया, क्योंकि ना ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में सारी लिबर्टीज की बात की है, राइट, सो हम पब्लिक, प्राइवेट, इंडिविजुअल इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं पहली लाइन में, राइट, सो हम इसकी बात कर रहे हैं। द मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या रहेगा, पुलिसमैन एट क्रॉस रोड्स, रोड लॉज, इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी, चिल्ड्रन लाइफ, राइट, हर लाइन में लिबर्टी की बात हो रही है, तो थर्ड होना चाहिए, थर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करने हैं जी आपको, और ये नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके सामने। ठीक है, फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेज एंड इन सर्च ऑफ सक्सेस, जब आपके सामने क्वांटिटी में क्वेश्चन हो, देखो अगर ऑफलाइन में पेपर है तो ऑब्वियसली एक ही बार पैराग्राफ देके बार बार वहां पे दिए मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, तो आप उन्हीं को फटाफट देख सकते हो कि ओवरऑल क्या ब्रॉड पूछ रखा है क्वेश्चन में। बट जब ऑनलाइन में क्वेश्चन होता है, तो ऑनलाइन में आपको हर एक पैराग्राफ, देन फिर क्वेश्चन, पैराग्राफ, क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, तो आप पैराग्राफ पहले क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आपके सामने उसको भी देख सकते हो, वो ज्यादा बेटर तरीके से सोल्व करवा देगा। जैसे द ईयर 1999 वाज प्रोक्लेम्ड एज, तो कौन सा प्रोक्लेम, ये यूएनओ ने प्रोक्लेम किया 1999 को इंटरनेशनल ईयर, हमारे देश में 2000 को बोला द ईयर फॉर द एज्ड, सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट, आंसर थर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट है हु इज एम्पावर्ड टू गिव ऑर्डर टू द कंसर्न फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, तो किसको ये एम्पावरमेंट मिली हुई है। ठीक है, तो वो हम पढ़ सकते हैं एक बार, देखो, फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेज एंड इन सर्च ऑफ सक्सेस एंड स्टेटस, एजुकेटेड यंग एंड men and women settled far away from their parents to go abroad, the very education that the parents manage to give to their children turn against them in the end, so जो पेरेंट्स देते हैं एजुकेशन वो उन्हीं के अगेंस्ट चली जाती है जब बच्चे अब्रोड जाने की बात करते हैं।
Their children go away in search of green pastures, leaving them alone. Then यानी और better opportunities या चीजें जो है देखने के लिए जाते हैं पेरेंट्स को पीछे छोड़ के. इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल एज आवर गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. यूएनओ ने 1999 को इंटरनेशनल ईयर फॉर द एज्ड घोषित किया. हमारे देश में भी द ईयर फॉर द एज्ड बोला 2000 को. आर्टिकल 41 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेक्स इट इनकम्बेंट ऑन द लुक स्टेट टू लुक आफ्टर द एज्ड. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है. देयर इज अ सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ एज्ड. लॉज आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन. For example, under law, parents cannot be evicted from house without due process of law under section 105 of the CRPC. A magistrate can order a person to maintain his or her old parents under the Maintenance of Parents Act. Hindu Adoption and Maintenance Act says that the aged parents can demand for maintenance from their children. The Domestic Violence Act also provides parents with the rights to seek relief from any kind of abuse. तो मैजिस्ट्रेट, ये रहा मैजिस्ट्रेट. ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा. तो एक मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर सकता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज गिव पेरेंट्स राइट्स टू सीक रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज. तो ये तो लास्ट लाइन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. ठीक है, सो ये पढ़ रखा था आपने, अभी अभी पढ़ा था हमने. थर्ड आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु यूजुअली लीव्स देयर पेरेंट्स इन लर्च. तो देखो ये लर्च ही है, पैराग्राफ में नहीं है. आपके क्वेश्चन में लर्च ही दे रखा है इन्होंने, तो यही टाइप की वोकैबुलरी आपको समझ आएगी. तो देखो हमें इतना तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स. तो इन सर्च ऑफ सक्सेस या इन सर्च ऑफ स्टेटस ग्रीन पास्चर, तो वो वाली सिचुएशन है. यहाँ हमें ये समझ आ रहा है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से बच्चे अपने घर वाले मतलब पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं. ठीक है, डिसोबीडियंट ऐसा कोई वर्ड ही यूज नहीं किया. फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं बोला इन्होंने यूथ को. करियर सीकिंग, बच्चे जो दूर सेटल होना चाह रहे हैं या जिनके पास जॉब इनसिक्योरिटी है. सो करियर सीकर बच्चे जो हैं उनकी बात हो रही थी कि जो पढ़ लिख के एक स्टेटस पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए अब्रॉड जाते हैं पेरेंट्स को छोड़ के. तो आंसर आपका थर्ड होगा जी. Under section 105 of the Criminal Procedure Code, parents cannot be evicted from a house so without due process of law, any situation without submitting their will unless their property is transferred to their legal heir. So ये था तो ये रहा. कब नहीं? विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा. इजी है. ठीक है, सो आपको एक बार ओवरऑल पैराग्राफ में क्या पूछ रखा है वो पता होना चाहिए. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात हो रही है. अब इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कैन इंडिपेंडेंटली टेक इनिशिएटिव्स, रिमेन पैसिव एंड वेट फॉर डायरेक्शंस. देखो सेल्फ डायरेक्टेड में वैसे भी वो पैसिव नहीं रहता. ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर नहीं. फील्स हेल्पलेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी सपोर्ट. तो इंडिपेंडेंटली ले पाए, सीधा सीधा समझ आ रहा है, बट स्टिल अगर हम पढ़ें इसको, सो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प. तो वो ले सकता है विदाउट हेल्प भी, इंडिपेंडेंटली इनिशिएटिव्स ले पाए. ठीक है, बट हेल्पलेस फील नहीं करेगा फिर वो. देन इन डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड्स, formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies, evaluating learning outcomes. ठीक है, thus it is important to attain new knowledge easily and skillfully for the rest of his or her life. What is the need for self-directed learning? One reason is that there is convincing evidence that people who take initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. Second reason है self directed learning is more in tune with our natural processes of psychological development. An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives to become increasingly self directed. Third reason is that many of new development in education put a heavy responsibility on learners to take a good deal of initiative in their own learning. To meet the challenges in today's instructive environment, self-directed learning is most essential. So अपने आप काम करने की बात हो रही है, क्यों आपको self-directed की तरफ जाना चाहिए, उसके 2-3 रीजन इन्होंने दिए हैं. So यहाँ पे कहीं पर भी पैसिव होके या दूसरों की डायरेक्शन के लिए वेट करने को नहीं बोला, ना ही दूसरे पे डिपेंड होने को बोला है, ना ही किसी की एब्सेंस या सपोर्ट के बिना जो है आपको हेल्पलेस फील होगा. सो आप जब इंडिपेंडेंटली अपने इनिशिएटिव्स ले पाए, दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. Which of the following best describes self-directed learning? Outbound learning, instructive learning, active learning, repulsive learning. So जो एक्टिव होगी, जिसमें आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो सारी चीजों के लिए, so एक्टिव लर्निंग हो गया.
द सिनोनिम फॉर द वर्ड डायग्नोसिंग, तो डायग्नोस करना यानी आप उसके लिए क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो चीजें, ठीक है, या उस डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड, तो लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाइंग, इंस्पेक्टिंग या ऑब्जर्विंग। तो देखो डायग्नोज करना किसको बोलोगे, आइडेंटिफाई करने को, कि आप पता लगाना चाह रहे हो उसकी लर्निंग नीड्स क्या है, ठीक है। सो लुकिंग फॉर आ जाता है ध्यान रखने वाली चीज की, जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज लुक इनटू माय एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन तो अलग ही लेवल का हो गया, ऑब्जर्व में सिर्फ आप देख रहे हो, बट जब हम आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसमें उन चीजों को समझने की, पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि दिक्कत क्या है। Self-directed learning is useful as it is an innovative way of learning, full of challenges, enables people to learn more things and learn better और cost effective। देखो cost effective की बात कहीं भी नहीं आई है, ठीक है, ना ही इनोवेशन की आई है, इनिशिएशन की आई है, इनिशिएटिव लेने की बात आई है। फुल ऑफ चैलेंजेस है, वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट ये बेटर चीजें सीखने पे मजबूर करती है, एनेबल करती है लोगों को, ये बात ज्यादा ठीक है, ठीक है। सो थर्ड जो है वो हमारा बेटर है, क्योंकि ये देखो, ये लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ठीक है, जो सेल्फ डायरेक्टेड वाले हैं वो ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न एनवायरमेंट इज, तो मॉडर्न एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्टिव होगा, नॉट वेरी कंड्यूसिव, इंस्ट्रक्टिव या इम्प्रैक्टिकेबल। सो मॉडर्न एनवायरमेंट क्या है, इंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट है टू मीट द चैलेंज इन टूडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट, तो इंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट है जी, थर्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडी व्हाट लेड टू हायर टेस्ट स्कोर्स अमंग गर्ल स्टूडेंट्स, तो किस वजह से हायर स्कोर्स जो है वो देखने को मिले हैं। डज मोर एजुकेशन लीड टू ग्रेटर डेमोक्रेसी और आर मोर डेमोक्रेटिक कंट्रीज बेटर एट एजुकेटिंग देयर सिटीजन्स। रिसेंट एनबीईआर पेपर ने कंपेयर किया केनियन गर्ल्स को इन 69 जो है प्राइमरी स्कूल्स में, whose students were randomly selected to receive a scholarship with the similar students in schools which received no such financial aid। तो स्कॉलरशिप वाले बच्चे और दूसरे बिना स्कॉलरशिप वाले बच्चों को कंपेयर किया, ठीक है। प्रीवियस स्टडीज हैड शोन दैट स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेड टू हायर टेस्ट स्कोर्स एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट गर्ल्स एनरोल्ड इन सेकेंडरी स्कूल। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की वजह से, यानी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडीज, स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेड टू हायर टेस्ट स्कोर्स अमंग गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद आगे अगले वाले में पढ़ लेंगे। देखो, द फाइंडिंग्स ऑफ न्यू स्टडी सजेस्टेड दैट एजुकेशन मे मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन, सो ये देखो यहाँ से आया था ना, ओवरऑल इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ एजुकेशन ऑब्टेन्ड। For the new study, the authors tried to see how the extra schooling has affected the political and social attitude of women। ये क्या बोल रहे हैं, The finding of new study suggested that education may make, अच्छा अगली लाइन में आ जाएगा हीरा, education may make people more interested in improving their own lives but they may not necessarily see democracy as the way to do it। तो changing their own lives, improving their own lives, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड है आपके पैराग्राफ में, और इसी तरीके से मिलते हैं मोस्टली। The phrase messiness of democracy used in the paragraph passage is referred to। तो ये देखो, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। फाइंडिंग सजेस्टेड दैट एजुकेशन में मेक पीपल मोर इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग देयर ओन लाइव्स बट दे मे नॉट नेसेसरली सी डेमोक्रेसी एज द वे टू डू इट। इवन इन एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, more education does not always mean either more active political participation or greater faith in democracy। Poorer and less educated people often vote in larger number than their more educated compatriots, ट्रायड्स, ओके, यानी कॉन्टेम्परेरीज बेसिकली उनके, who often express disdain for the messiness of democracy, yearning for the kind of government that would deal strongly with the corrupt and build highways, railway lines, bridges at a dizzying pace of authoritarian China। so ये बोल रहे हैं messiness of democracy जो वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है। एजुकेटेड इलेक्टोरेट्स पार्टिसिपेटेड लेस इन कास्टिंग देयर वोट लीडिंग टू पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, राइट पीपल इन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्रीज विटनेस वायलेंट रिवोल्ट अमंग देयर सिटीजन। द गल्फ बिटवीन पुअर एंड एजुकेटेड इज इंक्रीजिंग। करप्ट पॉलिटिशियंस आर मोर इंटरेस्टेड इन डिवाइडिंग द पीपल फॉर रिटेनिंग द पावर। सो डेमोक्रेसी की जो मैसीनेस है उसके हिसाब से देखो, वायलेंस जैसा तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो सेकंड तो नहीं आना चाहिए।
पुअर और एजुकेटेड के बीच में। तो ये बोल रहे हैं कि जो लेस एजुकेटेड हैं और पुअरर हैं वो ज्यादा वोट करते हैं एज कंपैरिजन टू एजुकेटेड। ठीक है, जो कि एजुकेटेड जो होते हैं वो क्या, एक मैसीनेस ऑफ ये बेसिकली ये जो गैप है ये मैसीनेस शो कर रहा है टेक्निकली। ठीक है, देन एजुकेटेड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेस पार्टिसिपेट करते हैं अपना वोट देने में, जिसकी वजह से पुअर रिप्रेजेंटेशन होती है सही लोगों की। करप्ट पॉलिटिशियंस का एज सच कुछ नहीं दिखाया, हाँ करप्ट लोगों को जो है इन्होंने ठीक करने की बात जरूर कही है। ठीक है, फॉर द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड डील स्ट्रांगली विद द करप्ट एंड जो करप्ट के साथ डील करे। ठीक है, तो करप्ट पॉलिटिशियंस की बात नहीं दिखाई गई है। सो सेकंड और फोर्थ तो फॉर श्योर नहीं आना चाहिए। ये बात सही लग रही है, पहले वाली तो सही लग ही रही है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, क्योंकि पुअर और एजुकेटेड के बीच की गल्फ की बात नहीं हो रही है, फिलहाल यहाँ वोटिंग की बात हो रही है। सो हम वोट की और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो है वो सही आंसर रहेगा। NBER पेपर सिलेक्टेड गर्ल स्टूडेंट्स एज सैंपल थ्रू। सो कैसे, तो रैंडमली बोला था ना, ये रहा रैंडमली सिलेक्टेड। ठीक है, सो रैंडम सिलेक्शन है जी, फोर्थ हो जाएगा। Which of the following is true about China in context of passage? China's citizens want a more representative form of government. China has made huge strides in infrastructure development. China passes through a great political transformation. Based on the progress it has made, China will not entertain any kind of political reform. तो ये बेसिकली क्या कह रही हैं, एट डिजीनेस स्पेस ऑफ अथॉरिटेरियन चाइना। तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट में ही बात हुई है बस। ठीक है, लास्ट वाली लाइन में तो हुई है, और कहीं तो चाइना की बात हुई ही नहीं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। राइट, सो डेमोक्रेसी नहीं है, सो वहां के लोग क्या चाहते हैं, मोर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। चाइना हैज मेड ह्यूज स्ट्राइड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी की है उन्होंने, ये तो क्योंकि इसका ऑपोजिट हुआ है। ठीक है, चाइना पासिस थ्रू ग्रेट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस इट हैज मेड, चाइना विल नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो चाइना के बारे में क्या सच नजर आ रहा है, सिर्फ लास्ट लाइन हमें चाइना के बारे में शो कर रही है। सेकंड आएगा क्या, सेकंड। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लास्ट लाइन में बोल रहे हैं ना कि ये चीजें डेमोक्रेसी में हो रही है, हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो करप्ट और ये करप्ट से डील करे, हाईवेज बिल्ड करे, रेलवे लाइन बिल्ड करे, ब्रिजेस बिल्ड करे, तो वो सारी चीजें हों। ठीक है, एट ए डिजाइन पेस ऑफ अथॉरिटेरियन चाइना। सो चाइना का जो पेस चल रहा है उस हिसाब से, यानी चाइना ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो सेकंड आएगा जी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ग्रोइंग, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। सो हमसे एक जनरेशन के बारे में पूछा है, पर्सन हु टेक्स द ट्रबल to form his own opinions and beliefs will feel that he owes no responsibility to the majority of his conclusions. If he is a genuine lover of truth, if he is inspired by a passion for seeing things as they are and an abhorrence of holding ideas which do not conform to facts, he will be wholly independent of the assent of those around him. When he proceeds to apply his beliefs in the practical conduct of life, the position is different. There are then good reasons why his attitude should be less inflexible. The society in which he is placed is an ancient and composite growth यानी growing तो है. The people from whom he descends have not come by their opinion, customs and by a process of mere haphazard. These opinions and customs all had their origin in a certain real supposed fitness. They have certain depth of root in the lives of a proportion of the existing generation. Their congruity with one another may have come to an end. That is only one side of the truth. The most zealous propagandism cannot penetrate to them. In common language, we speak of a generation as something possessed of a kind of exact unity with all its parts and members homogeneous. Yet, plainly, it is not this. It is whole, but whole in a state of constant flux. Its factors and elements are eternally shifting. It is not one, but many generations. ओके, होमोजीनियस तो नजर आ रही है. ठीक है, सो थर्ड तो रहना चाहिए ना, एग्जैक्ट यूनिटी विद होमोजीनियस मेंबर्स होंगे. राइट, सो एक जनरेशन, बट इतना ही नहीं है, ये चेंज भी होती रहती है. आंसर क्या रहेगा, आंसर सेकंड एंड फोर्थ, ग्रोइंग एंड हेट्रोजेनस.
हेट्रोजेनस वर्ड एग्जैक्टली यूज नहीं हुआ है, राइट? बट जनरेशन को ये बोल रहे हैं, जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज ग्रोइंग एंड ऑलवेज हेट्रोजेनस, चेंज होंगी चीजें। येट प्लेनली इट इज नॉट दिस, इट इज होल बट होल इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स, इट्स फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स आर इटर्नली शिफ्टिंग। सो ग्रो होते रहेंगे जी। तो अगर आपने ग्रोइंग और हेट्रोजेनस किया था तो ही ये ठीक होता। ठीक है, ये तो हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था बिकॉज वर्ड इन्होंने होमोजीनियस यूज किया, फिर उसके बाद पलट दी बात, जो बोल पलटी है इन्होंने, राइट? चलिए नेक्स्ट पे। One's position is usually different when a person turns a deaf ear to what others say, pay attention to what people say, proceeds to apply his beliefs in the practical conduct of life, remain ignorant of happening around him. सो वंस पोजिशन इज यूज, जब मतलब डिफरेंट होगी जब एक इंसान जो है वो दूसरों की बात सुने ही ना, दूसरों की बात सुने और या फिर अपने ही जो बिलीफ्स हैं उनको ही अप्लाई करता रहे प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ में, या फिर इग्नोरेंट हो जाए जो चीजें उसके आसपास हो रही हैं। सो हमें आंसर कहां से मिला था? प्रोसीड्स टू अप्लाई हिज बिलीफ। बिलीफ्स की बात हुई थी, ये रहे। The people from whom he descends have not come by their opinion, custom, and by a process. ये रहा practical conduct of life, ये रहा जी। When he proceeds to apply his belief in the practical conduct of life, the position is different. तो आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। यानी 5 में से 4 तो फॉर श्योर ठीक हो जाने चाहिए। एक आधी बार कोई कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा ना हो कि सिर्फ 2-3 ठीक करके आ रहे हो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ, इग्नोरेंस, ओल्ड जनरेशन बिलीफ। पिछली जनरेशन से आ रहे हैं ना ये कस्टम्स, ट्रेडिशन ओरिजिनेट हो रहे हैं जो ओल्ड जनरेशन। ठीक है। A genuine lover of truth will, तो ये रहा, if he is a genuine lover of truth, if he is inspired by passion, holding ideas, he will be wholly independent of the ascent. So may appreciate करेगा quality of food, food तो बोला ही नहीं कहीं पे। Make compromise with situation, criticize what he doesn't like, be wholly independent of ascent। ये रहा last line, ये देखो ये रही ditto same line। So answer fourth हो जाएगा। ठीक है। According to the author, attitude of self-opinionated person in the practical social life should be flexible रहेगा, rigid रहेगा। तो self opinionated person जो है practical social life में flexible होना चाहिए attitude उसका, right? inflexible नहीं होगा। तो first रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। हमने 6 किए हैं, सो इन 6 से भी आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि बहुत टफ नहीं आता है, बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है। व्हाट मेड तिलक्स राइटिंग वेरी इफेक्टिव, तो क्या इफेक्टिव, किस किस कैसे जो है तिलक की राइटिंग इफेक्टिव बनी? They were reflective and truly represented his exemplary life. They were full of information. They were critical. They were compromised of beautiful phrase and items. The reformer must know that what moves people in the authentic life, not mere writing. Newspaper and journals that Lokmanya Tilak and other reformers ran, their books they wrote, sold tight little but had enormous effect. कम बिकी पर बहुत अच्छी चली. Their writing was known to reflect and just an extension of their exemplary life. तो ये फर्स्ट ही रहेगा जी, क्योंकि वो अपनी मतलब चीजों को अपनी लाइफ जैसे जी है उन्होंने, उसको जानने के लिए ज्यादा रिफ्लेक्टिव वो नजर आई। आंसर फर्स्ट एग्जैक्ट लाइन है। ठीक है। In the context of passage, Tilak seemed to be great writer, effective teacher, better speaker, wonderful poet. So तिलक जो हैं वो अपनी ऑथेंटिक लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं रादर देन सिर्फ राइटिंग। न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो उन्होंने लिखी उनका काफी इफेक्ट रहा। ठीक है, सो इफेक्टिव तो है बट टीचर कहीं मेंशन हुआ नहीं अब तक। देयर राइटिंग्स आर नोन टू रिफ्लेक्ट, उनकी लाइफ रिफ्लेक्ट करने के लिए, इट वॉज द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर लाइफ विच lent weight to their message, to their example. All knew that their lives were an integral whole. They were not moral in public life and lax in private, not vice versa. यानी जैसे थे वैसे ही थे, ऐसा नहीं था पब्लिक और प्राइवेट लाइफ अलग अलग हो। They were not full of poise, तो वो full of poise भी नहीं थे, poise thoughts and resolutions within the wall of a temple. A writer who is merely entertaining his readers, even one who is merely informing them, can do what he wants with the rest of his life. But the writer who sets out to use his pen to reform public life can't afford such dualities.
Here is the testimony of one great man about the influence of another, Lokmanya Tilak. I believe that an editor who has anything worth saying and who commands a clientele cannot be easily hushed. He delivered his finished message as soon as he is put under duress. The Lokmanya spoke more eloquently from the Mandalay fortress than through columns of the printed Kesari. सो तिलक जो है वो एक राइटर नजर आ रहे हैं, इफेक्टिव टीचर नजर आ रहे हैं, बेटर स्पीकर नजर आ रहे हैं, या फिर वंडरफुल पोइट नजर आ रहे हैं. तो क्या आपको क्या नजर आ रहा है? राइटर ज्यादा नजर आ रहे हैं. उसके अलावा इन्होंने क्या बोला? लोकमान्य स्पोक मोर इलोक्वेंटली फ्रॉम द मैंडलेज फोर्ट्रेस देन थ्रू कॉलम्स ऑफ प्रिंटेड केसरी. तो यानी जितनी चीजें उन्होंने बोल ली ना, उतनी जो है वो वहां पे इतनी तो उन्होंने प्रिंट भी नहीं की थी. ठीक है, तो वो बेटर स्पीकर ज्यादा हैं एज कंपैरिजन टू राइटर. ओके, ये भी सोचने वाला क्वेश्चन था भाई. मैं भी शायद इसमें मतलब पता नहीं क्या करके आती अगर मैं आप लोगों की जगह बैठी होती. बट राइटर के साथ साथ वो बेटर स्पीकर हैं, क्योंकि एक तो लाइफ उनकी बोल रही है सारी चीजें. ठीक है, इनकी चीजें जो है वो कोई पॉइस थॉट से तो फुल है नहीं, वो चीज हमें समझ आ रही है. तो पॉइंट नहीं आएंगे, टीचर की बात नहीं है. राइटर स्पीकर में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जो ये लास्ट लाइन बोल रही है ना, वो स्पीकर ज्यादा बेटर उनको बोल रही है. ओके, आंसर सी रहेगा. Which of the following words used in the passage is synonymous with the word holy? तो जो होली है यानी प्योर है, तो इम्प्योर तो नहीं आएगा. सिनोनिम पूछा है आपसे. एग्जाम्पलरी, ऑथेंटिक, पॉइस, तो आंसर सी हो जाएगा जी. ठीक है, प्योर है जो. It is the dash that influences the people more. तो रीडिंग हैबिट, राइटिंग एबिलिटी, रिवोल्यूशनरी लाइफ या ऑथेंटिक लाइफ. तो किस चीज ने जो है उनके इन्फ्लुएंस किया लोगों को? तो ऑथेंटिसिटी ने इन्फ्लुएंस किया. देखो, इट वाज द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर लाइफ्स. ठीक है, जिन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह और मैसेज की तरह चीजें पहुंचाई. In context of the passage, a corrective is effective when he is eloquent speaker, has an excellent writing style. He is a person who is consistent in his writing and lifestyle. He is a person who contemplates, is a thinker. सो यहाँ पे इस मैसेज को अगर हम देखें तो करेक्टिव इज इफेक्टिव. करेक्टिव ही इफेक्टिव कब बोला गया है? जब वो पर्सन कंसिस्टेंस है अपनी राइटिंग में और लाइफस्टाइल में. ऐसा नहीं है कथनी और करनी में फर्क हो. तो उनकी जो मोरल लाइफ थी वो प्राइवेट से मतलब पब्लिक लाइफ थी वो प्राइवेट लाइफ से अलग नहीं थी, चीजें सेम ही थी. सो करेक्टिव इज इफेक्टिव मतलब जब पर्सन जो कंसिस्टेंट है अपनी राइटिंग में और लाइफस्टाइल में, जैसा लिख रहा है बोल रहा है वैसा ही कर रहा है, तो कथनी करनी में फर्क नहीं है. ओके, Next paragraph, 36th question. The stock taking done at first National Convention on Consumer Protection served to highlight the areas that called for special attention to sustain the momentum of movement as genuine forum for safeguarding the people's interest, spreading awareness about the rights of the consumers and relief open to them in case they didn't get their money's worth of goods and services has rightly been identified as the first priority. While this may not be a difficult task in urban areas where the movement is concentrated at present, taking it to the vast rural hinterland calls for a multimedia approach जिसमें रेडियो और टेलीविजन एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 500 old consumer organization in the country in publicizing the concept of fair trade practices and remedies available against their violation will prove rewarding if the message is conveyed through village bodies. Government efforts remains confined at best to setting up the infrastructure after the formal launch of the movement with enactment of Consumer Protection Act. The mounting backlog of cases in consumer courts points to the need for toning up the district level redressal machinery. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाय टोनिंग अप. नहीं, जो बैकलॉग है वो चाह रहे हैं कि टोन अप करके हम चीजें ठीक कर ले, तो अभी हुआ नहीं है, कंट्रीब्यूट नहीं किया है. क्लीनिंग द बैकलॉग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस, तो दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं. हाँ, सेटिंग अप रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है. देखो ये रहा, एफर्ट्स रिमेन कन्फाइंड एट बेस्ट टू सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर द फॉर्मल लॉन्च ऑफ. तो किसकी हेल्प से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प से. तो सी रहेगा जी आंसर. ओके, चलिए. Ensuring consumer protection in rural areas requires
एस्टैब्लिशिंग रूरल कोर्ट्स, यूज ऑफ डिफरेंट मीडिया, इंक्रीजिंग लोक अदालत, एम्पावरिंग पंचायत। तो देखो लोक अदालत की तो बात हुई नहीं है, ठीक है। हाँ, पंचायत की एज सच नहीं हुई, विलेज बॉडीज की बात हुई है, बट डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, मल्टीमीडिया अप्रोच की हमें जरूरत पड़ेगी। कहाँ गया, ये रहा मल्टीमीडिया अप्रोच, जिसमें रेडियो और टेलीविजन एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो आंसर बी हो जाएगा। ओके, the first National Convention on Consumer Protection has highlighted the areas of special attention, spread awareness about the consumer rights, provided guidelines to do away with the substandard products, criticized the government apathy towards अच्छा हाँ, गवर्नमेंट एपैथी टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स। तो स्पेशल अटेंशन की बात हुई थी ना, ये रहा फर्स्ट जो था आपका, उसमें हाईलाइट किया था स्पेशल एरियाज को, स्पेशल अटेंशन दी थी एरियाज, कौन कौन से एरियाज को जो है स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। सो ए हो जाएगा आंसर। फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, whose role according to author is more crucial, किसका रोल ज्यादा जरूरी है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का, रेडियो टेलीविजन का, न्यूज़पेपर टेक्स्ट बुक्स का, हेड ऑफ विलेज या सरपंच का। तो रेडियो और टेलीविजन का, अभी तो आया था, ये रहा रेडियो और टेलीविजन एक काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे मल्टीमीडिया अप्रोच में। ओके, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल प्रूव रिवार्डिंग विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, remedies against the violation of fair trade practices, setting up more and more lok adalat, weekly campaign, rigorous punishment। देखो ना पनिशमेंट की बात हुई है, ना ही कहीं वीकली कैंपेन की बात हुई, बट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात जरूर हुई है। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। A paid holiday as referred to by the author supports his argument that, okay, so every now and then some retired civil servants come out with his memoir, painting a glorious picture of the heights of administrative efficiency reached during his reign. Okay, there is often the suggestion that had there not been so much political interference, things would have been even more fantastic। तो इतना समझ आया हमें कि हाँ, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो आते हैं और अपने टाइम पे उन्होंने क्या क्या बिल्कुल किया है उसकी ग्लोरियस पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं, और उनका ये कहना होता है कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुआ होता तो चीजें और भी फैंटेस्टिक हो सकती थी। इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर द सेल्फ स्टाइल्ड हीरो टू ब्लेम नॉट ओनली इंटरफेयरिंग पॉलिटिशियंस बट ऑल्सो फेलो सिविल सर्वेंट्स हु वर इडियट्स और क्रूक्स फॉर हिज फेलियर। ठीक है, जो वो नहीं कर पाए वो दूसरों को दे रहे हैं दोष। दस एटीट्यूड ऑफ स्मग satisfaction is unfortunately developed during the years of service. Self-preservation rather than service is encouraged by whole system of rules and procedures. The remedy has to be drastic and quickly effective. The overprotection now granted to civil servants must end. Okay, today to remove an erring civil servant is just not possible, and the only thing that the highest authority of in the government both in state and center transfer an official from one job to another। तो आप हटा नहीं पाओगे उसको। Rules for taking disciplinary action are so complicated that in the end the defaulting civil servant gets away and gets his full involvement even for the period of the disciplinary proceedings, thus making it a paid holiday for him। The result is that the administration has become rule oriented and not result oriented. Action is possible against the official who takes some interest in his work, but no action is ever taken against a person who does not deliver the goods। If the country is to adopt a result oriented approach, it is necessary to link जॉब परफॉर्मेंस विद जॉब रिटेंशन। सो पेड हॉलीडे का मतलब क्या है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली काम करें ना करें उनको चीजें मिलेंगी। अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चल रही है उनके अगेंस्ट तो भी उनको फुल पैसा मिलता है, पे मिलती है। डिस्पाइट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम द एरिंग ऑफिसर गेट्स फुल इन्वॉल्वमेंट टू ऑनर द इफेक्टिव ऑफिसर। एडिशनल का तो कुछ बात हुई नहीं है। मनी गिवन टू द ऑफिसर फॉर सेलिब्रेटिंग देयर वेकेशन, मनी गिवन इन एडवांस। नहीं जी, फर्स्ट रहेगा कि डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं तो भी उसको फुल जो है इनवॉल्वमेंट्स और सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स टू एनकरेज सिविल सर्वेंट्स। तो वो सेल्फ स्टाइल्ड हीरोज बनने के लिए उनको एनकरेज करते हैं टू प्रोजेक्ट देयर परफॉर्मेंस विच इज एक्चुअली सुपरफिशियल। ये तो एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं करता चलो, बट एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उनको सेल्फ सेंटर्ड और
कंसंट्रेट करने पे फोकस करते हैं कि अपने ही पर्सनल गेन्स पे फोकस करते हैं, पॉलिटिशियंस को फाइट बैक वो करते ही नहीं। आंसर थर्ड हो जाएगा जी। ओके, द एक्सप्रेशन डिलीवर द गुड्स स्टैंड्स फॉर शो गुड परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट इलीगल फेवर्स, नहीं डिलीवर द गुड्स में इलीगल फेवर्स वाला तो नहीं आएगा, टू फैसिलिटेट द कंसर्न, टू ड्रॉप द आर्टिकल एट द राइट प्लेस, और टू प्लीज वंस सुपीरियर। तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने को बोलेंगे ना हम कि डिलीवर द गुड्स, कि आपने अच्छा काम किया। ठीक है, what needs to be stopped by government to correct the attitude of civil servant, overprotection, use of public transport for personal use, grant of different type of additional leaves or medical facilities। तो ओवर प्रोटेक्शन की बात हो रही थी ना, यहाँ कहीं तो वर्ड आया था ओवर प्रोटेक्शन, देखो देखो जरा, ये रहा, द ओवर प्रोटेक्शन नाउ ग्रांटेड जो है वो खत्म होनी चाहिए। सो आंसर ए हो जाए। Okay, to adopt a result oriented approach, government must link job performance with job retention, so job performance with job retention, answer third हो जाएगा। Okay, next paragraph, छोटा सा paragraph है, the first step is for us to realize that a city need not to be frustrator of life, it can be among other things a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. Towns, as much as animals, must have their system of organs. Those for transport and circulation are an obvious example. What we need now are organ system for recreation, lesser than आपका culture, community expression. This means abundance of open space, easy access to unspoiled nature, beauty in parks and in fine buildings, gymnasia and swimming baths and recreation ground in plenty, central space for celebration and demonstrations, halls for citizens meetings, concert halls and theaters and cinemas that belong to the city, and the buildings must not be built anyway or dumped down anywhere, but they and their grouping should mean something important to the people of the place. So basically buildings बनाने की चीजों की कुछ तो बात हो रही है। ठीक है, द वर्ड ड्रास्टिक, तो ड्रास्टिक का मतलब यहाँ क्या रहेगा, ड्रास्टिक वर्ड कहाँ है, एक बार तो ड्रास्टिक वर्ड ही ढूंढ लेते हैं, ये रहा ड्रास्टिक। ड्रास्टिक प्लानिंग इज नीडेड, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग या रैंडम प्लानिंग, रेडिकल, टेक्निकली डिटरमाइन, कंसिस्टेंट, ऑर्डरली। ड्रास्टिक मतलब एकदम से चेंज, स्विच वाली चीज, तो रेडिकल इज द वर्ड। ओके, तो रेडिकल रहेगा ये। What could be the most suitable title for the passage? Town versus animal, need for planned cities, modern cities, benefits and shortcomings, and how to develop a global city. So देखो सिटी की तो बात हो रही है, उसमें भी क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है टाउन और एनिमल का, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें प्लान्ड सिटीज की जरूरत है। हमें क्या क्या चाहिए वो भी इन्होंने बता दिया है, बेनिफिट्स भी बता दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स तो ऐसा सच नहीं बताई ना, मस्ट नॉट बिल्ट एनी हाउ और डम्प डाउन एनीवेयर, मतलब हाँ कहीं भी नहीं बना देंगे हम इनको। सो आंसर इसका सेकंड रहेगा जी, प्लान्ड सिटीज की जरूरत है। ओके, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रस्ट्रेटर यूज्ड इन द पैसेज, फ्रस्ट्रेटर से उल्टा बेसिकली ना। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट सिटी नीड नॉट बी अ फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ। फ्रस्ट्रेटर नहीं है तो अच्छी चीज वाला होगा, प्रमोटर है, अप्रूवर है, एडमायरर है, डाउनर है। डाउनर तो नहीं होगा, सेम ही साउंड कर रहा है। ठीक है, प्रमोटर हो सकता है, एक सीधा और दूसरे वे में प्रमोट करने वाला। ठीक है, अप्रूव करना या एडमायर करने से बेटर प्रमोटर रहेगा, ये आंसर। ओके, cities can be made more worth living if they are vigorously planned to serve the needs of the people, if they have only good transportation facility। सिर्फ only से तो काम नहीं चलेगा, हॉस्पिटल की ऐसी सच बात हुई नहीं है, नहीं हुई है ना। हाँ, have only more cinema and source, vigorously planned अगर होगा तो बेटर होंगी चीजें। ओके, द फ्रेज अनस्पॉइल्ड नेचर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये अनस्पॉइल्ड नेचर जो है वो ये वर्ड यूज किया गया है। तो ये बोल रहे हैं व्हाट वी नीड नाउ आर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम चाहिए, और वो हम किस जैसे बना रहे हैं, एनिमल जैसे। तो हमें सिटीज ऐसे बनाने हैं जो अपने आप में, जैसे एनिमल का अपना एक सिस्टम होता है या हम लोगों का अपना एक सिस्टम है, वैसे ही उस टाउन का, उस सिटी का भी अपना एक सिस्टम हो जो चीजों को बेटर करता रहे ऑटोमेटिकली। ठीक है, so nature is not allowed to stumbling block in humans progress,
building cities with system of organs like those of animal, free access to park, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, nature to retain its primitive condition. So आप अगर ये बनाओगे ना बिल्डिंग सिटीज जो हैं, सिटीज जो बनाओगे वो अगर उनका खुद का एक प्रॉपर सिस्टम होगा जिसके थ्रू वो चीजें चल रही होंगी तो वो ज्यादा बेहतर कंडीशन में रह पाएगी. ओके, तो 50 क्वेश्चंस हो गए हैं जी. 51st क्वेश्चन आपके सामने है. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से रिलेटेड है, इज कंडक्टेड अलोंग विद फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. It is carried out based on the data obtained from formative evaluation. Diagnostic evaluation is specially conducted to identify and remove the learning difficulties of learner. If it is observed and found during the formative evaluation, for example, if a learner couldn't understand certain topics, concepts for in a particular subject and continuously performs poorly in that subject, we could diagnostic test we conduct sorry could nahi we conduct diagnostic test to know the causes of difficulties and accordingly provide them remedial treatment to overcome the difficulties. Keyword in diagnostic evaluation is identifying of learning difficulties. Diagnostic evaluation not only solves learning difficulties of learners but also identifies and proves remedies for personal, physical, psychological problems. This can be exemplified as sometime you may find that few students in your class are very nervous to come forward and say something, showing fear towards the friends and teachers because of certain psychosocial disorder and physical disorder. Okay, the purpose of diagnostic evaluation, fear instill करना नहीं, only identify करना learning difficulties को. only थोड़ा सा खटक रहा है, ये देखो यहाँ पे भी only नहीं है, हाँ identify करना है. Encourage learners to give up subjects in which they perform poorly. Give up कर दो उनको, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं बोला हमने. Not only identify and solve learning difficulties of learners but also identify and provide remedies for personal, physical, psychological problem faced by. ये better sound कर रहा है, यानी आप identify भी कर रहे हो उसके साथ साथ बाकी चीजें. Okay. If students are nervous to come forward and say something or show a fear towards the friends and teachers, it means that they are slow learners, they are suffering certain psychosocial disorder and physical disorder. last line में चीजें हैं, ठीक है ना, कि वो arrogant, stupid या slow learner है, ऐसा कुछ नहीं है. Okay. If a learner repeatedly performs poorly in the subject, then learner is told to drop the subject. Nahi. Learner is told that he or she is suffering from physical disorder. Learner is told that he or she is suffering from certain psychosocial disorder. A diagnostic test is conducted to identify the causes of difficulties and accordingly provide. ये better है. अगर वो रिपोर्टेडली पुअरली परफॉर्म करते हैं तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, उनको ये नहीं बोलेंगे कि वो तुम्हें तो साइकोसोशल डिसऑर्डर है या फिजिकल डिसऑर्डर है. हो सकता है, ठीक है, लास्ट लाइन में जैसे हमने बोला कि इस वजह से चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे. सिलेक्ट सुटेबल टाइटल. तो सुटेबल टाइटल क्या रहेगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, डायग्नोस्टिक या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन. देखो बात तो मेजरली डायग्नोस्टिक की हुई है तो सी रहेगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके. Diagnostic evaluation is conducted randomly after the instruction process is over, along with formative evaluation during the instructional process या before the instruction process begin. तो डायग्नोस्टिक कब होगा? आप डायग्नोस कर रहे हो तो रैंडमली तो नहीं करोगे, ड्यूरिंग ही रहेगा, अलोंग विद ये रहा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस अलोंग विद फॉर्मेटिव. ठीक है, ये अपना पहली ही लाइन में आ रखा है तो सी रहेगा. इजी था, ये तो सबसे इजी लग रहा था. देन है साइंस इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लासिफाइंग facts. When you wish to make sure you are dealing with facts, seek scientific resources for their testing wherever possible. Men of science have neither a reason nor the inclination to modify or change facts, not to misrepresent. The scientists are most accurate thinkers in the world because they are searching for whatever is there, not for what they would like to find there. When Madame Curie started out in search of radium, when nobody knew that radium was like they didn't know how many molecules to the atom, they didn't know where to look for it. She started out with an open mind. If she had not had an open mind, she never would have discovered the existence of radium. She went on the hypothesis through inductive reasoning that there must be a metal known as radium, and by following certain principles of science, she eventually isolated that metal and brought it into captivity.
ओके क्या आंसर रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मैडम का क्यूरी का क्लोज माइंड था, नहीं, ओपन माइंड के साथ शुरू किया। मैडम क्यूरी हैज ड्रीम अबाउट, नहीं नहीं, ड्रीम थोड़ी आया था। डिस्कवर्ड रेडियम बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, उनको ऑलरेडी पता था कि कैसा होता है रेडियम, ऐसा कुछ नहीं है, उनको नहीं पता था। आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इजी है। मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम डिस्कवर किया, अभी अभी तो बोला। ठीक है। Science is the art of indulging in flights of fancy या fantasy, whatever. Fabricating things, imagining things या organizing and classifying facts. Science is an art of organizing and classifying fact. Answer fourth हो गया. To ascertain that one is dealing with facts, one should test them by. So by being scientific sources, being guided by one's emotion, one's close relative, या fudging the facts, नहीं, ये आएगा साइंटिफिक सोर्सेज, बाकी सारे के सारे नहीं है यहाँ कहीं भी मेंशन। ओके, men of science are prone to changing facts, misrepresenting facts, the most accurate thinker in the world, और prone to think inaccurately। तो साइंटिस्ट को हम men in science या जो साइंटिस्ट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? यही मोस्ट एक्यूरेट थिंकर्स इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए जी नेक्स्ट पैराग्राफ। A radical new surgery procedure laughed at not long ago is holding out fresh hope for patients of cardiac myopathy or enlargement of heart. The technique now in India allows patients to go home 2 weeks after the operation to lead a near normal sedentary life. Cardiac myopathy is a condition that has a variety of causative factors. An attack from one of the 20 identified viruses, parasites, infection, then long-term alcohol abuse and blood pressure could bring it on, and in rare cases it could follow childbirth and is even known to run in family. The condition is marked by an increase in size of the heart's chambers and decrease in the efficiency of pumping. तो heart से related दिक्कत है। Which of the following is incorrect about the causative factors of cardiac myopathy? Attack by certain identified viruses, long-term alcohol, ओवर ईटिंग और हेरिडिटी। ओवर ईटिंग कहीं नहीं मेंशन किया जी इन्होंने, हेरिडिटी किया है, फैमिली टू देखो ये रहा, चाइल्ड बर्थ, रन इन द फैमिली में भी हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज हो सकता है, और ये जो वायरसेस और बाकी पैरासाइट, वायरस आएगा ये, मतलब ये वायरसेस है। ओके, आइडेंटिफाइड वायरसेस, पैरासाइट इन्फेक्शंस। ओके, आंसर थर्ड हो जाएगा। Cardiac myopathy is a condition characterized by a constriction of heart, reduction of the size of lungs, restricted airflow to the lungs और enlargement of heart। तो ये रहा, ये है marked by increase in size of heart's chamber। तो वो कम नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो कंस्ट्रिक्टिंग ऑफ हार्ट, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लंग्स, हार्ट का ही बोला इन्होंने, लंग्स का तो कहीं बोला ही नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा, एनलार्ज होना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कार्डिक मायोपैथी इज अ मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट, आईज, मसल या बॉडी मूवमेंट। तो हार्ट से रिलेटेड है जी कंडीशन। In patients suffering from cardiac myopathy, there is increased heartbeat, slowdown of heartbeat, increase in blood flow, normal blood flow to the heart. So blood flow जो है वो efficiency कम हो जाती है, तो obviously blood flow भी कम हो जाएगा, increase तो नहीं होगा। ठीक है, so answer second हो जाएगा, slow down। Which of the following is true? True आएगा ये, true about cardiac myopathy surgery. The radical new surgery procedure is now available in India. ये बात सही है। It was unsuccessfully tried, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला हमें। Earlier patient had to stay in hospital for 4 weeks after surgery. ओके, अर्लियर द सर्जरी वॉज अवेलेबल ओनली इन फ्यू सिटीज। तो देखो पहले क्या था वो नहीं बताया इन्होंने, अभी अवेलेबल है इंडिया में और 2 हफ्ते के बाद आप घर भी जा सकते हो इसके बाद, तो वो चीजें इन्होंने बताई हैं। सो आंसर जो है वो फर्स्ट होएगा जी, फर्स्ट क्लियरली हमें सही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कोल से रिलेटेड है। ऑल्दो कोल वॉज यूज्ड एज फ्यूल फॉर सेंचुरीज, नॉट अंटिल द 18th century did it begin to replace wood as the dominant fuel in Western world. Since then, coal has had a significant impact on human history. It was coal that powered the steam engine and supplied the energy for the industrial revolution, which began in mid 18th
century. Today, utility companies use coal to produce electricity. Heavy industries use coal for steel production. Coal consumption has surged in recent years, particularly in rapid growing economies. China and India, both of which have large coal reserves. Coal is found in different grades, largely as a result of the varying amount of heat and pressure it was exposed to during formation. Coal exposed to high heat and pressure during its formation is drier, is more compact and higher heating values, यानी उसकी हायर एनर्जी डेंसिटी देखने को मिलेगी. कोल के बारे में क्या चीज गलत है? कोल हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हिस्ट्री. ये बात तो ठीक है, ठीक है, ये सही है. कोल वॉज यूज टू पावर द स्टीम इंजन. कोल इज फाउंड इन डिफरेंट ग्रेड्स में पाया जाता है. यूटिलिटी कंपनीज डू नॉट यूज कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या बात हुई? करती हैं वो यूज, तो ये स्टेटमेंट गलत है जी, बाकी चीजें ठीक लग रही हैं. फोर्थ गलत हो गई. ओके. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन द इंडस्ट्रियल स्टार्ट नहीं स्टार्टेड आएगा मिड सेंचुरी, मिड 18th, ये रहा. ठीक है, कब शुरू हुआ था? तो थर्ड. कोल कंजम्पशन इन रिसेंट ईयर्स हैज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्ड द सेम और वैनिश. तो कोल कंजम्पशन बढ़ा है, ठीक है, हमेशा बढ़ता ही नजर आता है. लार्जली इंपैक्टेड, इंक्रीज्ड. कोल बिगिन टू रिप्लेस वुड एज अ डोमिनेंट फ्यूल इन वेस्टर्न वर्ल्ड. ये रहा. कोल बिगिन टू रिप्लेस कब? रिसेंटली आएगा. रिसेंटली इन द 16th सेंचुरी, मिड 19th या फिर 18th. तो ये रहा, नॉट अंटिल 18th. ठीक है, सो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा. 18th में शुरू हुआ था. चाइना एंड इंडिया आर, चाइना और इंडिया क्या है? स्लोली ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, या डेवलप्ड हैं, या स्टैग्नेंट हैं. इकोनॉमीज की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा. सो ये क्या है जी? रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज है. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, आयुर्वेदा डिफाइंस हेल्थ एज अ डायनामिक बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट दैट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स द सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड द सेल्फ. Each individual is unique and has a specific mental and physical constitution which defines the vulnerability to disease and the scope for achieving higher levels of health. Ayurveda has also been at the forefront of advocating an approach to personalized medicine from historical times. Advances in human genetics and medical genetics have heralded the emergency of a personalized approach to medicine today that tailors medical intervention to suit individual needs. And Ayurveda points out that the balance of the inner environment can be maintained only by establishing harmony with the external environment. Ayurveda proclaims that the human being is an epitome of the universe, the microcosm, माइक्रोकोसम, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो नहीं, यही है भाई, माइक्रोकोस्म इज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्रोकोसम एंड द human being is made up of same element that make up nature. Thus it is that Ayurveda developed into an ecology conscious system of healthcare for the people of locality. The plants growing around them are the most suited. Each individual has to carve a lifestyle that considers the geographical region as well as the changing seasons. सूटेबल टाइटल आपसे पूछा है, हर लाइन में, हर लाइन नहीं तो हर दूसरी लाइन में आयुर्वेदा की बात हो रही है. कोई डायनामिक बैलेंस, डिजीज ट्रीटमेंट इंडन, आयुर्वेदा की बात हो रही है, वही जो है यहाँ पे एक सूटेबल टाइटल नजर आता है, वही आंसर है. ओके. According to Ayurveda, maintaining the balance of the internal environment of the body has no connection with external, is negligibly related to the, is closely related to, is sometimes dependent. Closely है भाई, closely related to आएगा. ये देखो, ये रहा. Only by establishing harmony with external environment. So closely related वाला आएगा आंसर. Okay. According to Ayurveda, the lifestyle of each individual needs to be carved out considering. So यहाँ पे था ना carved out, ये रहा carve, a lifestyle that considers geographical reason. So ये क्या बोल रहे हैं? Lifestyle of each individual needs to be carved out considering the things they like, sticking to a diet of fruits, their particular reason and changing seasons. So ये देखो, geographical reason as well as changing seasons. Okay, third. Ayurvedic system of health doesn't care about environment, believes in destroying the environment, is ecologically conscious, pollutes the environment. ना pollute कर रहा है, ना ऐसा है कि care नहीं करता या destroy करने में believe करता है, तो एक ही आंसर पॉजिटिव और सही नजर आ रहा है. ओके, सो ये आ गया आपका थर्ड.
Ayurveda advocates a personalized treatment, a similar treatment for all individuals, only a preventive approach to disease. Allopathic treatment. So कैसा treatment ये prefer करते हैं? So आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, एक बार देखें. Allopathic. Each individual is unique. So हर एक यूनिक है तो स्कोप बढ़ गया ना. So personalized treatment की बात करते हैं. Okay. Next paragraph, handicraft is about processing material by hand with hand tools. The results can be helpful things or decorative things. Then the materials utilized in the product are natural, industrially processed or may be recycled. Models of the product are ancient, revised, traditional and fashionable. Handicraft is deeply frozen in society and contributes to the idea of preserving and perpetuating traditions in their product. Crafters transfer an area of their cultural heritage in ideas, forms, material, and work ways. Okay, similarly, as their own values, philosophy of life, fashion, and self image. Craftspeople, also known as artisans, possess technical data of materials and workways. They are skilled employees whose profession relies on manual skills. Handicrafts contains plenty of implicit data which grows every year. Abroad with skills, the abroad with skills. The order and apprentice system has been widely used to transfer skills or and implicit data. तो अप्रेंटिस का क्या मतलब है? कारपेंटर, प्लम्बर, ट्रेनी और आर्टिस्ट. तो देखो आर्टिस्ट की बात हो रही है, लेकिन अप्रेंटिस जब आप करते हो या होते हो तो आप सीखने के लिए गए हो. सो ट्रेनी इज द वर्ड. ठीक है. सो ट्रेनी वर्ड जो है वो इसका मतलब ट्रेनी रहेगा कि आप वहां ट्रेनिंग कर रहे हो, सीख रहे हो. Identify the central theme of the passage. Invention of India, creation and designs, architecture और handicrafts. तो देखो घूम फिर के क्राफ्ट पे और हैंडीक्राफ्ट पे बात आ रही है, तो फोर्थ ऑप्शन ही अच्छा ऑप्शन है. ओके. पिक द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू. क्राफ्ट्समैन ट्रांसफर देयर वैल्यूज एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ. देयर इज नो इम्प्लिसिट डाटा इन द क्राफ्ट्समैनशिप. बिल्कुल है डाटा, क्यों नहीं है, ये रहा इम्प्लिसिट डाटा और ट्रांसफर स्किल. ठीक है. द मटीरियल्स यूटिलाइज्ड फॉर द क्राफ्ट्स आर जनरली रिसाइकल्ड. रिसाइकल्ड भी होते हैं, प्रोसेस्ड भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं. द मॉडल्स प्रिपेयर्ड बाय क्राफ्ट्समैन आर वेरी फैशनेबल. सो ये इम्प्लिसिट डाटा वाली स्टेटमेंट गलत होगी ना, हमसे तो नोट ट्रू पूछा ना, तो सेकंड वाला नोट ट्रू हो जाएगा. ओके. Importance behind the idea of craft is gainful employment to make new products, to preserve the tradition, to spend quality time. तो आई थिंक ट्रेडिशन को ये है ना, ये ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना और उसको आगे प्रोपिगेट भी करना एक तरीके से. तो परपेचुएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट. द मटीरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स आर नेचुरल होते हैं ओनली. ठीक है. नेचुरल देखो ये आ गया, नेचुरल भी, रिसाइकलेबल भी और इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड भी, तीनों होते हैं जी. ठीक है. आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा. ये हिंदी के पेपर में आया हुआ था, तो ऑब्वियसली हिंदी से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर ये 80 था, ये 81 है टेक्निकली, बट उस क्वेश्चन पेपर में ऑब्वियसली 46 से लेके और कहां तक आते हैं अपने 50 तक आते हैं. ठीक है. तो 81 क्वेश्चन है ये. बहुधा यह तर्क दिया जाता है कि महिलाओं ने अपना वर्तमान स्थान किसी सुगम और स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं, अपितु अनथक संघर्षों और गंभीर बलिदानों के द्वारा प्राप्त किया है. इस यात्रा में पुरानी पड़ चुकी स्थानीय प्रथाओं को ऐसे कानूनों से प्रस्थापित किया गया है जो महिलाओं के अधिकारों का समर्थन वो उनकी रक्षा करते हैं और उनके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दायरों में वैश्विक क्षेत्र में उन्हें उच्चतर पदों तक पहुंचने योग्य बनाया है. 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध तक महिलाओं की स्थिति राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय बिंदु बन गई थी. 19वीं शताब्दी महिलाओं द्वारा समानता की मांग हेतु सम्मिलित प्रयासों से के आरंभ से चिन्हित हुई, जिसकी प्रकाष्ठा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न देशों में मताधिकार की प्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण विजयों से हुई. बाद के वर्ष आगे और प्रगति के साक्षी रहे हैं और महिलाओं ने प्रागामी तौर पर और अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत हासिल की है. तो आप ना पैराग्राफ को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो जब आपने पैराग्राफ करना हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो. कई लोगों को हिंदी में जल्दी आंसर मिल जाता है, तो वो देख लीजिएगा. कौन सा गलत है इनमें से? महिला अधिकार आंदोलन ने इन सभी वर्षों में निरंतर प्रगति देखी है. महिलाओं ने अपनी
समस्त हैसियत को एक सुगम और स्वाभाविक प्रक्रिया से प्राप्त किया। सुगम सुगम कैसे, ये तो गलत हो गया ना भाई। ये देखो, अथक प्रयासों से ये अनथक संघर्षों और गंभीर बलिदानों से प्राप्त किया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। महिलाओं की स्थिति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केंद्रीय बिंदु बन गई और 19वीं में एक बड़ी उपलब्धि जो है वो मताधिकार के रूप में देखने को मिली। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, वही हमारा उत्तर है। मताधिकार की प्राप्ति निम्न में से कब हुई? देखो यहाँ पे भी था ऊपर, ये 19वीं शताब्दी में, और वो स्टेटमेंट ठीक है, और यहाँ पे भी है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। अच्छा चलो, यहाँ पे आरंभ उत्तरार्ध की बात की गई है, तो उत्तरार्ध तक, ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। महिलाएं सामान्यतया निम्न में से किससे वंचित रही हैं? अधीनता से, धन से, हैसियत से, समानता से। समानता से वंचित रही हैं जी। आप चाहे हैसियत दे दो, धन दे दो, या वो किसी के अधीन तो थी ही, तो वंचित किससे रही है? समानता का अधिकार नहीं मिला उनको, ठीक है। गद्यांश की संकल्पना मूल्य रूप से निम्न में से किस में है? मनोविश्लेषण में, नारीवाद में, पौरुष अध्ययन में, लिंग निरपेक्ष विचारधाराएं। आंसर रहेगा सेकंड, नारीवाद, फेमिनिज्म। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महिलाओं ने अपने सभी अधिकार 18वीं शताब्दी में प्राप्त किए हैं। महिलाओं ने अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। पुरुष महिलाएं कदापि समान नहीं हो सकते हैं। महिलाओं को राजनीतिक मोर्चे पर अधिक और अधिक हासिल करने की आवश्यकता है। तो अभी अनेक बलिदान तो दिए ही है ना, आप ये कैसे बोल सकते हो कि एक नहीं हो, समान नहीं हो सकते? या फिर 18वीं में सभी तो प्राप्त नहीं किया टेक्निकली, कुछ कुछ प्राप्त हुए हैं ना, और 19वीं शताब्दी के बाद प्राप्त हुए हैं। 18वीं तक तो सिर्फ कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ था, बस चीजों जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आई थी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? सेकंड हो जाएगा, कि बहुत सारे बलिदान दिए उन्होंने। ओके, then 86th question, next paragraph. Helena Blumen, a cognitive scientist at Albert Einstein College of Medicine in New York City, says that intricate mental multitasking that dance requires engages various parts of brain at the same time, okay, which can lead to the strengthening of neural connections across different regions. Basically, dancing requires more brain power than simpler repetitive exercises. Anyone who's ever felt the irresistible urge to sway to a favorite song knows that combining music and movement can lift your mood and melt away stress, ठीक है, but there is a lot more happening in your brain when you are trying to follow even the easiest choreography. In dance we have to learn patterns, we have to think symmetrically, asymmetrically, we have to remember sequences. The effect extends beyond dance class to the real world. Tasks like navigating the kitchen or walking to the bus stop can become more attainable if they are regarded as choreography. Okay, डांसिंग से रिलेटेड है, डांसिंग में भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कोग्निटिव साइंटिस्ट हैं उन्होंने बात की है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डज डांस हेल्प अ पर्सन? सो स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है? नहीं। फिटनेस लेवल को लोअर करता है? नहीं। मूड को लिफ्ट करता है, और आपका ये जो है रिड्यूस करता है स्ट्रेस लेवल को, ये ठीक है। इंप्रूविंग मैथमेटिकल एबिलिटी? नहीं। सो मूड लिफ्टिंग और स्ट्रेस लेवल को कम करने वाली बात, ये रहा, मेल्ट अवे द स्ट्रेस और मूड को लिफ्ट करेगा। Who is cognitive scientist mentioned in the paragraph? पहली लाइन में वर्ड मेंशन है, हेलिना ब्लूमन, ठीक है। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये पीवाईक्यूज हैं आपके, बस आपको प्रैक्टिस करनी कि आप जल्दी पढ़ पाओ चीजों को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट रियल वर्ल्ड टास्क कैन फॉर्म आएगा शायद, स्किल डेवलप्ड इन, अच्छा, टेस्ट टास्क कैन फॉर्म स्किल्स डेवलप्ड इन डांस। So playing a musical instrument आएगा जी, navigating the kitchen or walking to the bus stop, solving puzzle, driving a car। तो real world task कौन से हैं? तो ये वाले real world task की बात हुई है, देखो लास्ट में, लास्ट लाइन में, kitchen और walking वाला। According to the paragraph, what makes dance cognitively demanding? So it involves learning patterns and sequences. It doesn't require strength and endurance. कैसी बात कर रहे हो? It is more repetitive than exercises. And it is less physically demanding than other activities. So इससे पूछा what makes dance cognitively demanding. So cognitive level पे बात हो रही है। So ये क्योंकि इसमें patterns और sequences आती हैं, और ये ज्यादा रिपीटेटिव है देन एक्सरसाइज। तो पैटर्न एंड सिंपलर है रिपीटेटिव एक्सरसाइज से, तो ना, तो आई थिंक पैटर्न और सीक्वेंस वाला आंसर बेटर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ डिमांड ऑफ डांस इन पैराग्राफ?
सो किसको नहीं मेंशन किया गया है? डिमांड ऑफ डांस, रिलीजियस नॉलेज को, कोग्निटिव स्किल को, मेमोरी को, इंट्रिकेट मेंटल मल्टीटास्किंग। तो देख इंट्रिकेट ये मल्टीटास्किंग भी शामिल है यहाँ पे। देन रिलीजियस नॉलेज इन्होंने कहीं पे नहीं मेंशन की, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कोग्निटिव स्किल्स तो बोल ही रहे हैं, मल्टीटास्किंग भी बोल रहे हैं, और मेमोरी भी कोग्निशन से रिलेट करता हुआ आ गया, बट रिलीजन की बात कहीं नहीं हुई है। Next paragraph G, which poet can be credited with pioneering post-independence Indian English poetry? Post-independence. No two other poets can be more dissimilar. Then आपका Zekiel from India's sophisticated Western metropolis. Mahapatra is from an Eastern Mofussil town. Then Ezekiel is a professor of English with a literary background. Mahapatra एक trained physicist है, और Ezekiel जो है is a बेने इजराइल ज्यू, और ये जो है सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन है। इफ एजिकल पायनियर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री, महापात्रा गेव इट अ न्यू डायरेक्शन। सो इन्होंने क्या बोला? पायोनियरिंग का क्रेडिट किसको जाएगा? एजिकल को जाएगा। ठीक है, आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके, देन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स महापात्रा's व्यू ऑफ एजिकल्स पोइटिक अप्रोचेस। तो एजिकल की पोइट्री इज फॉर्मली माइंडफुल, महापात्रा की पोइट्री जो है रिटन इन फ्री फ्लोइंग सेंस और आइडिया गवर्न लाइंस। फॉर्मर रोट रियलिस्टिक वर्ड्स, लेटर पोइट्री इज सफर्ड suffused with images and symbols. One can go on in this vein. No wonder we notice Mahapatra inveighing against something in Ezekiel poetic credo in his prose pieces. Up to the 80s, Ezekiel was considered the foremost among Indian English poet, but more recently he has been seen as highly inconsistent poet. तो महापात्रा का व्यू एज इट इज तो नहीं बता रखा है, बट दोनों की मतलब ऑपोजिट चीजें बता रखी हैं कि महापात्रा ऐसे थे और एजेकिल ऐसे थे। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन में कहीं इंस्पिरेशन थोड़ी शो हो सकती है कि एजेकिल ने जो है वो क्या थे, ये पायनियर थे, और महापात्रा ने एक नई डायरेक्शन दी। सो नई डायरेक्शन दी लेकिन अलग डायरेक्शन में दी, तो ओपोज वाला बेटर लग रहा है। ठीक है ना, उन्होंने इंस्पायर का बोला, डिफरेंट तो दोनों हैं ही, कोलैबोरेशन भी कहीं हमें नजर नहीं आया, तो आंसर थर्ड हो जाएगा जी। How is Ezekiel's reputation described as changing after 1980s? तो 1980s के बाद जो है वो चेंज हो गई है। 1980s तो नहीं लिखा, बट ये है कि हाँ ये हाईली इनकंसिस्टेंट, ये रहा अप टू 80s तो वो ठीक थे, उसके बाद हाईली इनकंसिस्टेंट वो नजर आते हैं। आंसर सेकंड हो जाएगा। Which of the following poet is from a metropolitan area in Western India? तो ये रहा वेस्टर्न मेट्रोपोलिस है इंडिया, ये रहा एजेकिल, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। How is Mahapatra's poetry style described in contrast to that of Ezekiel? Formally structured आएगा, structured and realistic। तो महापात्रा का पूछा है, महापात्रा का structured नहीं है, महापात्रा का free flowing है, तो free flowing and governed by sense और idea। ओके, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स कैन बी कंसीडर्ड एज, तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। सो 2004 अर्थक्वेक एंड सुनामी इन बांडा एक इंडोनेशिया स्टंट द वर्ल्ड, इट किल्ड 2,30,000 लोग एंड कोज्ड डैमेज एज far away as Africa. Less than a year later, an earthquake in Pakistan killed people. Earthquakes are sudden movements in Earth's crust that occur along faults where one mass slides past another one. तो सडन मूवमेंट जो हो रही हैं अलोंग फोल्ड्स, वो क्या कर रही हैं? आपके अर्थक्वेक्स का मेन कारण है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। Parts of which of these are built on soft landfill or poorly consolidated soil? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं आया। ठीक है, when movement along faults occur gradually and relatively smoothly, it is called creep or seismic slip, or and may be undetectable to the causal observer. When friction prevents rocks from slipping easily, stress builds up until it is finally कुछ तो मिसिंग सा लग रहा है पैराग्राफ में, बट हमें आंसर तो मिल ही जाएगा। देखो इन्होंने बोला है सॉफ्ट लैंडफिल और पुअरली, क्योंकि कई बार होता है मैं जब पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करती हूँ तो जल्दबाजी में चीजें नहीं दिखती नहीं, फोकस करो तो भी कई बार नहीं दिखती कि क्या गड़बड़ कर दिया। एनीवेज हमें आंसर मिल जाएगा। देखो सॉफ्ट लैंडफिल और पुअरली कंसोलिडेटेड सोइल, ये वर्ड ढूंढते हैं हम सीधा। ये रहा सॉफ्ट लैंडफिल और कंसोलिडेटेड सोइल, ये रहा कोब, जापान और मैक्सिको सिटी। फर्स्ट आंसर। ठीक है,
What is the epicenter in the earthquake? Epicenter क्या होता है? Point where the most damage occur, the area with the highest population, the point on a fault where the first movement occur, और center of tsunami. तो हमसे क्या पूछा है? हमसे epicenter पूछा है. ये रहा epicenter जहाँ पे first movement हुई है. So point on a fault where the first movement occurs. Answer third हो जाएगा. Okay. According to the passage, which of the following can cause buildings to sink out of the site during an earthquake? So tsunami, creep या shaking of water, saturated soil और soil expansion. So ये बोल रहे हैं sink out of the site. ये word भी मिल जाएगा यहीं पे कहीं तो. When friction prevents rocks from slipping easily, finally released with a jerk, point on a fault, उसको epicenter बोल देंगे. Earthquakes have always seemed mysterious, sudden, violent, coming without warning, leaving mined cities and dislocate. Okay, then है ये रहा. ये जो है जो कंसोलिडेटेड सॉइल पे बने हैं ये ग्रेटेस्ट डैमेज इनको देखने को मिलता है. वाटर सैचुरेटेड सॉइल कैन लिक्विफाई व्हेन शेकन. Buildings sometimes sink out of sight or fall down like a row of dominoes under these conditions. तो कौन सी कंडीशंस में बात? वाटर सैचुरेटेड सॉइल वाली कंडीशंस में. तो आंसर थर्ड आएगा. ठीक है. ग्रेजुअल एंड स्मूथ मूवमेंट अलोंग फोल्ट इज कंसीडर्ड एज. तो ग्रेजुअल और स्मूथ मूवमेंट ये रहा स्मूथ. ग्रेजुअल और रिलेटिवली स्मूथ उसको हम क्रीप या सेस्मिक स्लिप बोलेंगे. तो आंसर थर्ड हो जाएगा सेस्मिक स्लिप. ठीक है. 100 क्वेश्चंस हो गए हैं जी. 30 मोर टू गो यानी 5 की 30. 6 पैराग्राफ और आएंगे हमारे पास. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी इवेंट इन 19th century was the emergence of literary prose in all the modern Indian languages. It is not that prose was an invention of this period, but Sanskrit and Persian had a vast body of prose. Persian prose is the main treated serious and learned topics. The purpose of the author was to inform and to uplift rather than to amuse. Despite the fact that the fantastic adventure of the Arabian Nights cycle gave scope to the creative imagination, Sanskrit, which developed a simple and dignified prose style from the time of the composition of Upanishad, several centuries before Christ, employed prose in various spheres of intellectual and imaginative activities. Following the same tradition, Pali and a few Prakrit languages also developed a rich and vast body of tales and romances. Language के ऊपर focus है. How is Sanskrit prose described in the passage? तो संस्कृत को हम simple और dignified ये रहा. ठीक है. Simple first. What was the purpose of authors writing in Persian prose as described in the passage? So जो पर्शियन में लिख रहे थे उनका पर्पस क्या था? टू एंटरटेन द ऑडियंस, टू इन्फॉर्म एंड अपलिफ्ट द रीडर, टू प्रमोट रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स एंड टू प्रोवाइड ट्रांसलेशंस. सो ये पर्शियन का पर्शियन प्रोज मेन ट्रीटेड सीरियस और लर्नड टॉपिक्स. द पर्पस क्या था? टू इन्फॉर्म एंड अपलिफ्ट रादर देन. तो ये रहा टू इन्फॉर्म एंड अपलिफ्ट. सेकेंड. ओके. What among the following allowed scope for creative imagination? एक ही वर्ड यूज हुआ है यहाँ अरेबियन नाइट्स और तो कोई यूज ही नहीं हुआ है. राइट. अकॉर्डिंग टू द पैसेज पर्शियन प्रोज डील्स विद सीरियस और लर्न टॉपिक्स. हाँ ये रहा सीरियस और लर्न टॉपिक्स. बाकी की तो बात ही नहीं हुई है. Okay. The most significant literary event in the 19th century according to the passage was the most significant literary, most important in 19 में was emergence of literary prose in the modern Indian languages. ये रहा थर्ड. आप ये मत सोचना कि ये इजी अगर आपको लग रहे हैं तो ये ऐसे ही आते हैं. आ जाते हैं ऐसे ही आते हैं घूम फिर के. बहुत ज्यादा टफ नहीं दिखते. आप पढ़ेंगे ना ध्यान से. आपको अगर कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना आ गया तो आपको भी इजी लगेगी चीजें. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल लिटरेचर मेंशन्ड इन द पैसेज? तो क्या रोल प्ले किया? वुमेन राइटर्स वर रेयर इन प्री ब्रिटिश इंडिया. देयर वाज नन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century. A few women poets came into prominence in the medieval period. Andal and Karaikal Ammayar in तमिलनाडु. लाला डेड इन कश्मीर. ये नाम है आई थिंक ये कर्नाटक में. मीराबाई राजस्थान में. माधवी दासी जो है वो ओडिशा में. पद्म प्रिया असम में. चंद्रबाती जो है वो बंगाल में. ऑल ऑफ देम मस्ट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस. देयर इज हार्डली एनी एविडेंस टू शो that social patronage was available to women poets. ठीक है. On the contrary, the great corpus of nursery rhymes, then आपका व्रत कथा, फेरी टेल्स, फेस्टिव
Festival songs, various types of labor songs were created partly, if not entirely, by women. यानी ये भी किए हैं, सारे नहीं बोल सकते बट कुछ तो किए हैं. Although this body of literature was enjoyed by all members of society, it was preserved, transmitted mainly by women. One should believe either that the creative faculty of women operated exclusively within these literary forms and didn't trespass into another other forms of literature, or that many of women writers who ventured into other genres preferred to remain anonymous. ओके ये क्या बोल रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि क्या रोल रहा ओरल लिटरेचर जो मेंशन है, ओरल लिटरेचर जो है उसको प्रिजर्व करने में. दे सोलली क्रिएटेड दीज फॉर्म्स बट डिडंट प्रिजर्व देम. They created, preserved, transmitted these forms of literature. They had no role in preserving these forms and they only passed them down. ऐसा तो कहीं आया नहीं. प्रिजर्वेशन में इट वॉज प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड मेनली बाय वुमेन. सो इन्होंने प्रिजर्व तो किया है ना. दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर वॉज एंजॉयड बाय ओल्ड मेंबर. उन्होंने क्रिएट भी किया है, राइट. तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी. क्रिएट भी किया है, प्रिजर्व भी किया है, ट्रांसमिट भी किया है. नॉट होली बट पार्टली तो किया है ना, राइट. Which of the following poets mentioned in the passage is associated with Odisha? ओडिशा से तो ये दासी है, माधवी दासी. ठीक है, थर्ड ऑप्शन. What is the best explanation for why many women writers may have remained anonymous in some genres? तो क्यों रही वो? Women preferred only tradition, ऐसा तो नहीं है. Social constraint might have limited their ability to claim authorship. Literacy rates among women were high, नहीं. There was a cultural disinterest. Cultural disinterest का भी कुछ नहीं है. Social constraints रहे हैं, वही चीज जो है वो यहाँ पे नजर आती है. Okay? What type of literacy forms were mainly created and preserved by women as mentioned in the passage? तो ये nursery rhyme, वर्त कथा, fairy tale आएगा. Fairy tales, festival songs and labor songs. Okay, यही mention है as it is सारे के सारे. What reason is suggested for the lack of women writers in other literary genres? Okay, women lacked access to education. Their creative work stayed within informal forms or they chose anonymity. Men dominated all the literary spaces. Women writers didn't explore other genre. हमें नहीं पता उन्होंने explore किए हैं या नहीं, ठीक है, बट ट्रेसपास नहीं कर पाई हैं वो, ये हमें पता है. ओके, हो सकता है एक्सप्लोर किए हो बट वो काम ना किया गया, काम ना हुआ हो वहां पे. ओके, सो एक्सेस टू एजुकेशन की भी कोई पॉइंट हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है. उनका क्रिएटिव वर्क जो है हो सकता है इनफॉर्मल रहा हो एंड दे चोज एनोनिमिटी. ये बेटर साउंड कर रहा है. या लैक ऑफ वुमेन राइटर्स, men dominated all the literary spaces. ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, मतलब हाँ ठीक है उन्होंने किया है. आई थिंक सेकेंड वन ही बेटर रहेगा, ठीक है, वही आंसर है. Next paragraph, character is one of the most valuable qualities of any individual that shapes how that individual interacts with others and faces life challenges. A person's character is defined by qualities such as honesty, integrity, responsibility, empathy. These traits foster trust and respect in relationships as people trust those who display strong character more. In professional settings, character is valued more than technical skills as it forms the basis for ethical behavior and credibility. For example, a person with better character is more likely to commit to his or her responsibilities, take responsibility for his or her actions, and work well with teams. In addition, character influences a person's ability to make better decisions, especially under pressure, and maintain resilience during difficult times. In society, strong character increases harmony and mutual respect as people treat each other with kindness and fairness. It can be said that character is not only important for individual success but also for building a trusting एंड पॉजिटिव कम्युनिटी. ओके, कैरेक्टर के ऊपर फोकस है कि कैरेक्टर अच्छा रहेगा, वो ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. प्रोफेशनल सेटिंग में भी हम टेक्निकल स्किल से ज्यादा कैरेक्टर पे को वैल्यू कर रहे हैं. हाउ डज कैरेक्टर अफेक्ट, देखो ये पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा ना, ये मेरी स्पीड है, आपकी अपनी अलग स्पीड हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से पढ़िए. इसीलिए मैं बोलती हूँ भले ही वीडियो को रोक के पढ़ लो, पैराग्राफ को अपनी स्पीड से. कोशिश करनी है ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाए. तो आप बार बार पढ़ के देखोगे ना, तो वो ऐसे बोल बोल के पढ़ लो, चाहे मन मन में बोल के पढ़ लो, डू वट एवर यू वॉन्ट बट प्रैक्टिस. How does character affect decision making? It increases focus on short term gains. It makes people indecisive. It helps in making better decisions under pressure. It inspires people to avoid taking risk.
सो कैरेक्टर डिसीजन मेकिंग को बेटर करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है बेटर करने में। देखो रेजिलियंट रहेगा, वो आया था ना, यहाँ पे वर्ड आए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क, ये रहा अंडर प्रेशर, स्पेशली अंडर प्रेशर ये बेटर डिसीजंस बनाने में हेल्प करेगा। सी आंसर हो जाएगा। Why is character often valued in professional settings? It shows technical skill. नहीं. It makes it easier to get work done. It forms the foundation for ethical behavior and credibility. It reduces the need for group or teamwork. नहीं. टीम तो रहेगी, उस टीम को चलाने के लिए जो credibility और ethical behavior की जरूरत है उसकी नींव रखेगा ये. ठीक है, सी रहेगा. What is the person with strong character likely to do when faced with responsibilities? So ignores them to focus on personal goals, delegates tasks to others, completes all the work, remains dedicated and responsibility for tasks. So what is the person with strong character likely to do when faced with responsibility? Ignore कर देगा, नहीं करेगा. Delegate task to others या फिर completes all the work, complete करेगा ना. Remain dedicated and responsible for task. क्या नजर आ रहा है? Dedicated word आया था क्या? आंसर फोर्थ ही रहेगा. रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो टास्क के लिए. ठीक है, कमिट करेगा, चीजों को कर लेगा बेसिकली बेटर तरीके से. चलिए, हाउ डज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी? इंक्रीज करेगा कॉम्पिटिशन रादर देन कॉपरेशन. इट क्रिएट्स हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. Then it motivates people to work tirelessly. It reduces the need for trust in relationship. ट्रस्ट की तो हमने बात ही की, हमने किया ट्रस्ट अच्छा होना चाहिए. रिड्यूस कर दे, नीड को ही रिड्यूस कर दे. टायरलेसली आप काम करते रहो. तो अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कंपटीशन इंक्रीज नहीं करेगा, कोऑपरेशन भी करेगा. सो हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट करेगा. ओके, ये रहा एग्जैक्ट लाइंस. ओके, what is the one trait associated with strong character? Avoiding decision, flexibility, lack of empathy, responsibility. लैक ऑफ एम्पैथी नहीं है, डिसीजन को भी आप अवॉइड नहीं कर रहे हो. जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से एसोसिएट किया गया है, देखो बहुत सारे वर्ड्स थे यहाँ. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं नहीं है. ठीक है, डी रहेगा. Next paragraph, spirituality plays a significant role in human life by offering individuals a sense of purpose, inner peace and connection to something higher than themselves. ओके, यानी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस है, एज ओपोज टू रिलीजन विच ऑफन इन्वॉल्व स्पेसिफिक बिलीफ एंड रिचुअल्स. स्पिरिचुअलिटी इज मोर पर्सनल एंड इंट्रोस्पेक्टिव. दैट इज ट्रू. दिस इज ट्रू दैट स्पिरिचुअलिटी propels people to reflect deeper within themselves, cultivate compassion and decipher meaning in their day-to-day existence. Very often people turn to spirituality in difficult times, finding comfort and strength through meditation, prayer or nature. It has been argued that spirituality promotes mental well-being by reducing stress and nurturing आएगा ये, nurturing resilience. Research has suggested that spirituality is helpful in improving emotional health, contributing to more fulfilling life. People believe spirituality involves exploring questions to life and existence, while for others it is a way to connect with others and contribute meaningfully to the ways towards. In an increasingly busy world, spirituality can be understood as a way to mindfulness, helping people stay grounded and focus on what really counts. Okay. स्पिरिचुअलिटी पे फोकस है, वो क्या क्या करती है उस पे फोकस है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मेंशन्ड एज अ वे बाय विच पीपल एंगेज विद स्पिरिचुअलिटी? सो ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिटेशन और प्रेयर, स्पोर्ट्स और म्यूजिक. तो कौन कौन से तरीके से आप स्पिरिचुअल जो है वो फील कर सकते हो या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप एंगेज हो सकते हो? कौन से वर्ड्स हैं भाई यहाँ? मुझे ध्यान नहीं आ रहे एकदम से तो अभी. रिलीजन इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा, कल्टिवेट कंपैशन, डेसिफर, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हेल्पफुल रहती है इमोशनल वेलबींग में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हम यूजुअली मेडिटेशन से जो है वो कनेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स और म्यूजिक से नहीं कनेक्ट कर रही हैं. मेडिटेशन और प्रेयर, ट्रेवलिंग का भी बोला नहीं है, ये रहा मेडिटेशन, ये रहा मेडिटेशन, प्रेयर और नेचर. ठीक है. According to the passage, how does spirituality differ from religion? Religion is less comforting. Religion is more about common rituals. Spirituality is more about personal and introspective. ये रहा, इसलिए अलग है ये. ठीक है. Third. What do people gain from spirituality during difficult times? Fame, profit, material wealth, social recognition, comfort and strength. So comfort and strength can be the answer.
क्योंकि फेम की कहीं बात नहीं की हमने, मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का लेना देना नहीं होता ज्यादा, सोशल रिकग्निशन को भी हम यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो आप कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ वर्ड ढूंढो, आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? क्योंकि कंफर्ट देगा, पर्सनल है, इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा, है क्या वर्ड? कंपैशन, डेसिफर, कल्टीवेट, नेचर, वेलबींग, रिड्यूस द स्ट्रेस, इमोशनल वेलबींग, मोर फुलफिलिंग। मुझे नहीं दिख रहा है, बट कंफर्ट वाला ही बेटर साउंड कर रहा है। फोर्थ आंसर है कंफर्ट एंड स्ट्रेंथ। ओके ओके, व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी हेल्प पीपल फोकस ऑन इन एन इंक्रीजिंगली बिजी वर्ल्ड? सो जो ट्रूली मैटर करता है पर्सनल फेम पे, साइंटिफिक डिस्कवरी पे, देखो साइंटिफिक फेम ग्रोथ ये है ही नहीं, जो एक्चुअल में आपके लिए मैटर करता है उस पर आप फोकस कर पाते हो। What benefit does spirituality offer for mental well-being? इंक्रीज करेगी इंटेलिजेंस, स्ट्रेस रिड्यूस करेगी, रेजिलियंस प्रमोट करेगी। ठीक है, ये तो हमने इसमें भी बात की थी, पता ही था स्ट्रेस को कम कर रही है, ये रहा। ठीक है, प्रमोट्स रेजिलियंस या नर्चर रेजिलियंस। ओके, सेकंड। ओके, दो पैराग्राफ बच गए हैं हमारे आज की क्लास के लिए। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज वेल एस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ entertainment and communication. Street theater continues to flourish in India. Street theater as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic and political issues present in the society. Unlike in the olden days, its performance is no longer restricted to village and small, वो हिस्ट्री, वो नुक्कड़ नाटक की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो सिर्फ विलेज या स्मॉल लोकेलिटीज तक सीमित नहीं है, नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड। और भी चैनल्स हैं, बट इसको भी एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो सदियों से यूज किया जा रहा है। टुडे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ परफॉर्मर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स वुड स्टेज परफॉर्मेंसेस टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, करते हैं। थीम्स ऑन द substance abuse, AIDS awareness, domestic violence are some of the areas highlighted by contemporary street theater troupes. Okay, unlike regular drama, street theater drama employs very little props and images. हाँ, बहुत कम चीजें होती हैं इनके पास, बस ये बोल बोल के, और कोरियोग्राफी, माइम्स, डायलॉग्स। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी आजकल बहुत बड़ा प्रोप बन गई है एक तरीके से। स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया। इट्स अपील इज टू द इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। तो नुक्कड़ नाटक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, बाय बीइंग लोकल एंड लिव दे also are able to establish not only direct contact with the audience but by being cost effective and flexible they are popular among all age groups. तो बच्चे हों चाहे, उनको आपको अट्रैक्ट करना है तो भी आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, और बड़ों के लिए भी। ओके, पर्पस क्या है जी? लोगों को एंटरटेन करना, नहीं ओनली तो नहीं है। ठीक है, टू टीच थिएटर टू एमेच्योर्स, जिनको नहीं आता उनको थिएटर सिखाना, ऐसा भी नहीं है। टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, रेज अवेयरनेस अबाउट इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, रैश ड्राइविंग भी एक इशू हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं, तो ये इसी में ही आ जाएगा। तो देखो ये जो इश्यूज थे इनके ऊपर फोकस करके हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस रेज कर रहे हैं। In what way have modern forms of entertainment and communication affected street theater? Completely overtake कर लिया? नहीं, they have had a damaging effect. They have regulated it to, कुछ और वर्ड आएगा ना यहाँ, चलो नहीं भी आएगा, मतलब रूरल एरियाज से बाहर निकाला है। दे हैव हैड नो इफेक्ट ऑन इट। ये रहा, डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन, स्ट्रीट थिएटर जो है वो अभी भी है, ये अनलाइक इन ओल्डन डेज, अभी ये रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। राइट, प्रोपगेट आएगा, प्रोपगेटिंग इट टू द, देखो कंप्लीटली ओवरटेक भी नहीं किया है, डैमेज भी नहीं किया है, सिर्फ ये यहाँ कुछ तो वर्ड गड़बड़ है, बट दे हैड नो इफेक्ट ऑन इट। हाँ, तो मतलब ये बहुत सारी चीजें आ गई। ये देखो वेल एस्टेब्लिश्ड, ये वेल एस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म है। बाकी चीजें जो आ गई हैं एंटरटेनमेंट की, कम्युनिकेशन की, उसके बाद भी स्ट्रीट थिएटर जो कंटिन्यूज टू फ्लरिश, यानी कोई इफेक्ट हुआ नहीं है इस पे। सो फोर्थ रहेगा जी। ये वर्ड कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, या पता नहीं, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बट फोर्थ आंसर सही है। स्ट्रीट थिएटर अपील्स ओनली टू चिल्ड्रन, ओनली टू यूथ, टू द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, सबके लिए है ये। ठीक है, बच्चा, बूढ़ा और जवान। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रीट थिएटर, ये यूज करता है प्रॉपर इमेज बहुत कम। इट इज एन इंटीमेट मीडिया,
इट हैज अ क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये ठीक है। इट हैज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस, ये भी ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, वहीं होते हो आप, ठीक है। इंटीमेट, यूज करते हैं बट कम यूज करते हैं, सो आंसर फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट। इन्होंने बोला ना इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत कम, ये वेरी लिटिल, ठीक है। तो बहुत कम होता है, बट यही इनकरेक्ट इन्होंने बताया, हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि वही है ऑडियंस, तो बिल्कुल इंटीमिडेट, कई बार ऑडियंस भी इंटीमिडेट हो जाती है। सो वहां पे इंटीमेट मीडिया का मतलब आई थिंक यही है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, वहीं पे आपके बिल्कुल पास में ऑडियंस खड़ी है, सो वो चीज हो सकती है। हाँ, ये गलत बोल देंगे हम फिर की प्रॉपर इमेज का। बाकी बहुत कम यूज होता है, मैंने देखा नहीं है यूज होते हुए, ज्यादा से ज्यादा वो एक ढपली सी यूज करते हैं नुक्कड़ नाटक में, उससे ज्यादा नहीं यूज होता है। Select the word that means giving the best possible profit or benefit in comparison to in comparison with the money that is spent. Giving the best possible profit or benefits in comparison with the money that is spent. यानी जितना आपने स्पेंड किया उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्रॉफिट और बेनिफिट आपको मिला, तो कॉस्ट इफेक्टिव इज द वर्ड आई थिंक, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये रहा, कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव। चलिए जी, लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। ये सारे पैराग्राफ्स आपके कहां से हैं? 26 पैराग्राफ हैं जो आपके अभी जून में पेपर हुए थे 10 पेपर, और जो आपके दिसंबर में 16 पेपर हुए थे, उनको जोड़ के हैं ये। ओके, मोर देन इनफ है अगर आप इनको भी बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कर लोगे। What do you think is scary? A Halloween spook house, a haunted gone maze, a slasher movie. Certainly, these kind of things can give you a shiver, but really, don't we all know they are just make believe? Acknowledge fictions. In real life, what is more likely to be really scary are things like finding your keys locked in the car, or discovering termites in the foundation of your home, hearing the telephone ringing in the middle of the night. Urban legends are scary when they combine horror fiction with the details of real life. Okay, yani in typical urban legends you encounter shocks such as lurking criminal, threatening maniacs, then आपका vague unknown dangers, faulty products, isolated victims, all set in the context of everyday life. Such stories are told by a friend as something that happened to his or her. ओके, हिज और हर, कुछ तो वर्ड मिसिंग है यहाँ, एक्विटेंस, अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, और FOAF। ओके, अर्बन लेजेंड्स आर पैक्ड विद लोकल डिटेल्स, लोकल आएगा आई थिंक, लोकल डिटेल्स and related with an air of conviction. While these stories are not literally true any more than a horror film is, when hearing them we realize that they could be true. So basically स्केरी चीजों के ऊपर है कि क्या ये स्केरी होंगी, कि एक मूवी देख ली, एक हेलोविन स्पूक हाउस है या हॉन्टेड कॉर्न मेज है वो, या ये इनका कहना है कि एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर हम देखें तो वो स्केरी चीजें होती है कि गाड़ी में चाबी लॉक हो गई, अब कैसे निकालें, ठीक है, या फिर आप वो होता है ना घर में दीमक लग गई है वो पता चल गया, या चींटियां ही चींटियां हो गई, वो वाली सिचुएशन, रात को एकदम से कोई फोन बज रहा है, वो चीजें ज्यादा स्केरी हैं एज कंपैरिजन टू दीज मूवीज। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अर्बन लेजेंड्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो अर्बन लेजेंड्स जो है वो डिस्कवरी है क्योंकि वो कंबाइन कर रहे हैं हॉरर फिक्शन को रियल लाइफ डिटेल से। तो ये रहा, स्टोरीज जो कंबाइन कर रही है हॉरर फिक्शन को रियल लाइफ डिटेल से, आंसर थर्ड हो गया। What is the typical theme found in urban legends? Extraterrestrial being, isolated victims, magical powers, heroic rescues. तो ये एवरीडे सेटिंग में जो आइसोलेटेड विक्टिम्स हैं उनकी बात हुई है ना, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये देखो जी, ये रहा, ये रहा, ठीक है, फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड आइसोलेटेड विक्टिम्स। What is FOAF in the context of urban legend? So FOAF, friend of a friend, friend of a friend. Answer second. According to the passage, what makes certain fictional stories less frightening? They are based on true events, they are make believe, they involve many unknown places, they involve real dangers. So what makes certain fictional stories less frightening? क्योंकि हमें पता है कि वो बस विश्वास करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। Why are urban legends often scary to people? They usually involve supernatural elements. They mix horror fiction with relatable everyday scenarios. So वही घूम फिर के सेम ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आंसर सेकंड।
ठीक है जी, ये हो गए 130 क्वेश्चंस, ये जून के नहीं, जून 2024 और जून 2025 और दिसंबर 2024 के टोटल मिला के 26 कॉम्प्रीहेंशन हमने कवर किए हैं। आई होप आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हुई होगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियोस जो है वो भी आप देख लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की। कई बच्चे पूछते हैं क्या ये मोर देन इनफ होंगी? अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से लर्न भी करते हो, क्योंकि समझने के साथ साथ कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं आपको, राइट? सो ये 10 मैराथन मोर देन इनफ होंगी। कई बच्चे ये भी पूछते हैं पुराने वाली करें या ना करें। एक बार कर लो ताकि उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? या फिर डायरेक्ट उनको क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। या क्योंकि वो क्वेश्चंस, वो पुरानी वीडियोस है तो वो और पुराने क्वेश्चंस कवर कर रही हैं, राइट? सो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कवर कर सकते हो पुरानी वीडियो से या पुरानी मैराथन से। और बाकी जो पीवाईक्यूज की कंप्लीट पीवाईक्यूज की वीडियोस हैं वो तो आप कर ही सकते हो अच्छे से, ताकि आपकी अच्छे से डिटेल में तैयारी हो पाए, ठीक है? सो ये 10 मैराथन प्लस पीवाईक्यूज। अब वो पीवाईक्यूज आप पिछली मैराथन से कर रहे हो, प्रॉपर जो 2023 के बाद पीवाईक्यूज शुरू हुए उनसे कर रहे हो, क्योंकि जो पीवाईक्यूज मैंने 2023 में शुरू किए थे कंप्लीट कराना, जो 105 क्लासेस करवा रखी है, उनसे भी पहले ली थी मैराथन्स। तो उन मैराथन्स में उसके पहले के भी क्वेश्चंस हैं और यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगी चीजें। बट रिपीटेडली देखने की बात आती है, जिनसे नोट्स बनाने की बात आती है, तो ये वाली मैराथन्स ऑब्वियसली अपडेटेड हैं, आप इनको प्रेफर कीजिएगा। ओके, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class with 4th marathon communication के ऊपर जो होगी. Okay, take care. See you in next class.